में इंटरव्यू करने गए या आरजेएस में इंटरव्यू करने गए तो एक टीचर बन सकते थे। अब इस आरजेएस के फील्ड में क्यों आ रहे हैं? एक हो सकता है कि बहुत अच्छा टीचर मान लो बात को ऐसा तरीके से आईएएस वाले ही मानते हैं लाखों बच्चों को आरजेएस बना सकता है। एक अच्छा बच्चों को है अभी देखिए फिजिक्स वाला कितने बच्चों को आईआईटी क्लियर करा रहा है, टीचर है ना खान सर, इतने सारे लोगों को। तो वो आपके पास जो सुविधा आएगी क्वेश्चन आएगा यही आएगा, आपने जब एनएलएम कर रखी है तो आप टीचर क्यों नहीं बन रहे? और टीचर इज मोर रिस्पेक्टफुल पर्सन अदर देन एनी सर्विस। किसी भी सर्विस से मोर रिस्पेक्टफुल व्यक्ति होता है, बस वो सक्सेस होने की बात होती है। अगर आपने जी जान लगा के मेहनत करी किसी टॉपिक के ऊपर तो ऑब्वियसली आप बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं एज ए बीइंग टीचर। आरजेएस सिर्फ वो छोटी सी उपलब्धि रह जाती है मात्र, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों से सुना है और ऐसे माना भी है कि अगर आप हायर स्टडी करते हो तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना पड़ता है। आप मैडम हायर स्टडी कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके रेज होगा इन फ्यूचर में भी, तो क्यों ना जिस फील्ड में जा रहे हैं उसकी तैयारी करो। हमेशा हर किसी का पाथ अलग होता है। चलिए ये अपना माइक बंद करिए प्लीज। थैंक यू। तो हमारा चल रहा था बग का टॉपिक, ठीक है। आई होप आपको काफी कुछ समझ में भी आ गया होगा बग से रिलेटेड लॉ, ठीक है, कि बग क्या होता है, ठीक है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन कर सकता है, ये भी पढ़ लिया था आपने, ठीक है। ये हमने 3 चीज पढ़ी थी वक्त के अंदर। हमने क्या चीज पढ़ी थी? पहला तो ये पढ़ी थी इसकी परिभाषा से समझने का प्रयास किया था कि वक्त होता क्या है। यहाँ पर सामान्य परिभाषा भी पढ़ ली सिया और सभी कौरों के संदर्भ में ही पढ़ लिया। फिर हमने जो दूसरी चीज देखी थी इसके आवश्यक तत्व क्या होते हैं, आवश्यक तत्व क्या होते हैं, इसमें भी देख लिया था हमने। कौन बख्शा कर सकता है, क्या उसकी आवश्यकता नीड है, भौतिक होता है, लिखित होता है, कैसे होता है, कैसा समर्पण होना चाहिए, स्थायी होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, ये भी देख लिया था। हिंदू होना चाहिए, मुस्लिम होना चाहिए, ये भी देख लिया था। ये समझ में आ गया? बहुत सारी चीजें देख ली। अप्रतिबंधित होता है, ये भी देख लिया था। तीसरी चीज ये देखी थी हमने, कौन कर सकता है वक्त, वक्त कौन कर सकता है, ये भी चीजें देख ली कि जीवित व्यक्ति के द्वारा, वसीयत के द्वारा भी वक्त हो जाता है, पर वहां पर दे रखा है कि वो 1/3 से अधिक नहीं कर सकता वसीयत की, और उसमें भी कंसेंट लेनी पड़ेगी अपने जो भी उत्तराधिकारी है उनसे। ऐसे ही मृत्युशैया पे वक्त किया जा सकता है, पर वो भी सेम टू सेम 1/3 से अधिक नहीं कर सकता, परंतु वहां पर भी उसको अपने जो भी हेयर्स है उनसे कंसेंट लेनी पड़ेगी। और चौथा मैंने जो इम्पोर्टेंट बताई थी वो बताया था उपयोग के द्वारा। जब आप किसी प्रॉपर्टी को बहुत समय तक उपयोग कर लेते हैं तो वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है। ये समझ में आ गया? तो मनमान जमीन पड़ी हुई है, बहुत सारी जमीन पड़ी हुई है, तो इसी के आधार पर बहुत सारी जमीन क्या है वक्त ने एक्वायर कर ली है। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो मुख्यतः किससे रिलेटेड होगा? वो होगा वक्त कितने प्रकार के होते हैं। वक्त 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक तो प्रकार के बारे में जानेंगे, दूसरा हम जब हमारा वक्त का जो टॉपिक रहेगा तो उसको मेंटेन कौन करेगा। वक्त करने वाला तो वाकिफ है, ये कोई भी कर सकता है, ये हमने पढ़ लिया। लीजर होना चाहिए, सुचित होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए, अवैध सुस्ता तो हमने पढ़ लिया। पर किसको किया जाएगा? वहां पर मुतवल्ली एक व्यक्ति होता है, उसको किया जाएगा, तो उसकी योग्यता है क्या होती है, किसको नियुक्त किया जा सकता है, समझ में आ गया? कब कौन कर सकता है उसकी नियुक्ति, पहला क्वेश्चन है कौन हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन है कौन कर सकता है उसकी नियुक्ति, और तीसरा जो क्वेश्चन है अगर मुतवल्ली अच्छी तरह कार्य नहीं करता है तो कब हम उसे पद से हटा सकते हैं, पदच्युत कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ मुतवल्ली, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो इस संदर्भ में रहेगा, मुतवल्ली को लेते हुए और वर्गीकरण को लेते हुए। पर क्योंकि हिमांशु जी का पिछला क्वेश्चन था कि सर थोड़ा सा हमें वक्त के बारे में बताइए, इसके रिलेटेड सिनेरियो जो भारत के अंदर चल रहा है उससे संदर्भ में थोड़ा सा हमें अवगत कराइए, ठीक है। तो बेटा थोड़ा सा आप इसको देख लीजिए।
ठीक है। मैंने आपको जिस तरह से वक्फ बताया कि एक ऐसी क्या है प्रॉपर्टी का दान होता है जो सर्वशक्ति मान के किया जाता है और उसमें जो दान करता है उसका कोई अधिकार उसमें नहीं रह जाता। ये धार्मिक पवित्र और खैराती प्रयोजन के लिए किया जाता है और हमेशा के लिए होता है। एक बार वक्फ कर दिया तो हमेशा के लिए होता है। ठीक है, ये उनके कुरान में भी लिखा हुआ है। ठीक है, आइए थोड़ा सा हम देखते चलते हैं हम अपने इसके ऊपर अभी विवाद को देखते हैं, फिर बाद में हम थोड़ा सा अंदर अपने मेन टॉपिक पे आएंगे। तो देखिए वक्फ अधिनियम 1913 में सबसे पहले आया। कब आया? 1913 में। क्योंकि अंग्रेज लोग आए, उन्होंने क्या हर चीज को स्टैट्यूट बनाने का लिखित रूप से बनाना ज्यादा उन्हें आसान लगा। ठीक है, क्योंकि इससे समस्याएं खत्म हो जाती है। ये समझ में आ गया? आइए, ये क्यों आया 1913 का अधिनियम? देखिए 1913 का अधिनियम आया था दो चीजों के लिए। दो चीजों के लिए वक्फ किया जाता है। एक तो होता है खुदा के लिए, इसको कहते हैं सार्वजनिक वक्फ। क्या कहते हैं? सार्वजनिक वक्फ, यानी सभी के लिए होता है। ठीक है, सार्वजनिक रूप से किया जाता है। सभी गरीब लोग, पवित्र कार्य जो धर्म से संबंधित है, मुस्लिम धर्म से संबंधित उद्देश्य, उनके लिए होता है। ये धार्मिक उद्देश्य के लिए, इन तीनों के लिए किया जाता है। तो ये अपने धर्म के लिए आप इस तरह का कार्य करते हो, उसे सार्वजनिक वक्फ कहते हैं। दूसरा होता है निजी वक्फ, जो खानदानी और वंशजों के लिए किया जाता है। इसके लिए कहता है निजी, पर्सनल, जिसे कहते हैं वक्फुल औलाद। औलाद तो समझ में आ रही है, आने वाली पीढ़ी के लिए। ये समझ में आ रही है? देखिए मुस्लिम कम्युनिटी का जो लॉ है, जो उनकी सुन्नत है, जो उनकी हदीस है या फिर उनकी जो कुरान है, उसके अंदर बता रखा है कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी देना चाहते हो तो आप खुदा के रूप में दीजिए। ये समझ में आ गया? 1900 पहले की बात बता रहा हूं मैं। वंशजों के लिए भी कर सकते हैं, पर यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा थी। मान के चलो अगर आप प्रॉपर्टी दे रहे हो तो 90% आप खुदा के लिए करिए, वंशजों के लिए कर सकते हैं 10%, पर उसका भी इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन थी जिसकी कोई हद नहीं। तो अर्थात था तो सही, कर तो सकते ही थे, पर बहुत मर्यादाओं में, बहुत निर्बंधों के तहत कर सकते थे। ये समझ में आ रही है? आइए, एक केस आया उसके बाद में। उस केस में ये कहा था, ठीक है, दो भाई थे, मान के चलिए 2 ब्रदर्स थे, एक्स और वाई। ठीक है, उन्होंने अपनी जमीन क्या है वक्फ कर दी थी। तो उन्होंने इस पर्पस के लिए कर दी थी, समझ में आ रही है? उन्होंने क्या कर दी थी कि हम दोनों मुतवल्ली बन जाते हैं, हमारे बाद हमारे पीढ़ी के जो भी, खास तौर से ध्यान रखना बेटा, ये मुस्लिम वर्ग जो है, इवन अपना हिंदू वर्ग भी इसमें शामिल था, मुस्लिम वर्ग हमेशा प्रॉपर्टी मुस्लिम पुरुष को ही देता था। ऐसे ही हमारी सहदाई की जो प्रॉपर्टी जाती थी मेल को जाती थी, महिलाओं को राइट नहीं था। इस बात को ध्यान रखना क्योंकि अभी ये चीजें आएंगी। तो उन्होंने इसको वक्फ कर दिया। वक्फ क्या किया? वक्फुल औलाद, अर्थात निजी वक्फ कर दिया, अपने स्वयं के लिए वक्फ कर दिया। उन्होंने क्या कर दिया कि हम जब तक है खुद मुतवल्ली बन गए, उसका संरक्षक बन गए, और जब तक वो थे वो यूज किया। और उन्होंने ये लिख दिया, ये बता दिया एक तरह से मौखिक रूप से कि ये हमारे बाद में हमारे जो भी वंशज है उसको उपयोग करते रहेंगे। समझ में आ गया? बाद में इसमें कोई कॉन्ट्रोडक्सी, हाँ इन्होंने ये भी किया, जब पूरी तरह से इसका अंत हो जाएगा, हमारे वंशज खत्म हो जाएंगे, वंशज मतलब मेल, मैं भी कह रहा हूँ मेल की बात ही नहीं कर रहा, जब पूरी तरह से जो अंत हो जाएंगे उसके बाद ये प्रॉपर्टी, क्योंकि प्रॉपर्टी जमीन कहीं जाने वाली नहीं है बेटा, नहीं समझे? कुछ चीज बना दी है वो कहीं नहीं जाने वाला। तो कहने का मतलब अगर हमारे वंशज इनडायरेक्टली कभी खत्म भी हो जाते हैं तो वो प्रॉपर्टी फिर खुदा को चली जाएगी। मेरी बात समझ आए? पहले उन्होंने अपने लिए किया, और अगर कोई वंशज नहीं बचता है, यानी उसका खत्म होता है या उनके वंशज खत्म हो जाते हैं या कोई नहीं बचता, तो फिर वो प्रॉपर्टी किसको वापस खुदा को चली जाएगी। ये उन्होंने प्रोविजन रखा। जो लोअर कोर्ट था, प्रथम बार का न्यायालय था, उसने इस बात को बोला हाँ ठीक है कोई इशू नहीं है, पर हाई कोर्ट और प्रिवी काउंसिल ने इसे मना कर दिया। अब ध्यान देकर कंट्रोवर्सी। अब हाई कोर्ट और प्रिवी काउंसिल ने कहा कि नहीं, आपको वक्त के आपका उद्देश्य, जो प्रथम उद्देश्य होना चाहिए, फर्स्टली जो उद्देश्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए आपका? ये होना, ना कि दिखावटी रूप से आप वक्त तो कर रहे हो, परंतु दिखावटी रूप से कर रहे हो। आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? अपने वंशजों को प्रोटेक्ट करना। बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट बने हुए हैं हमारे हिंदू कल्चर में भी,
कि उनका पैसा उनके खानदानों को जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो उन्होंने यही बोला था कि जो भी पैसा आएगा वो पूरा का पूरा धार्मिक और खैराती पर्पस के लिए यूज होगा, ना कि उससे आप दिखावटी रूप से आपने भगवान को कर दिया और अनडायरेक्टली आप अपनी वंशजों का फायदा कर रहे हो उससे। तो ऐसा वक्त क्या होगा जब आप प्राइमरली अगर आप खुदा के लिए कर रहे हो और आप दिखावटी कर रहे हो और गौण रूप से अगर कुछ फायदा आपने अपने वंशजों के लिए लिया है तो ऐसा कर सकते हैं। पर ठीक इसका विपरीत अगर आपने मुख्यतः आपने कैसे किया है, वकुल औलाद किया है, पूरा का पूरा पैसा रखना चाहते हो, दिखावटी रूप से आप केवल है ना सार्वजनिक वक्फ कर रहे हैं, तो ऐसा वक्फ अवैध है। अब इस बात को अवैध कर दिया अर्थात उन्होंने वकुल औलाद को खारिज कर दिया और इसे अमान्य बना दिया कि आप ऐसा कर नहीं सकते। अब मुस्लिम वर्ग बहुत वो हो गया, क्रोधित हो गया और 1913 के से पहले उन्होंने विरोध कर दिया, प्रीवी काउंसिल के जजमेंट का विरोध कर लिया। तो उस विरोध के मद्देनजर रखते हुए एक एक्ट लाया गया और वो था मुस्लिम वक्फ अधिनियम 1913। और इसमें अब वकुल औलाद में जो पावर, अब वहां पर ये पावर वाइड कर दी गई है और अब वो सार्वजनिक वक्फ के साथ साथ में निजी वक्फ भी कर सकता है। चीज समझ में आ गया? तो अब हम चलते हैं 1913 पे। अब आपको समझ में आ गया 1913 का एक्ट कब आया? उससे तो कुरान या उनकी मुस्लिम विधि के अनुसार शासित होता था, पर आज की तारीख में वक्फ अधिनियम आने के बाद में अब किससे डील होता है? 1913 के अधिनियम के तहत। और वहां पर अब आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। जी समझ में आ गया? अब उसको एब्सोल्यूट पावर देती रहेगी। जी समझ में आ गया? आइए अब हम चलते हैं 1913 के बाद के सिनेरियो में और 2025 तक। अब आपको समझ में आ गया कि 1913 के अधिनियम में वकुल औलाद अर्थात निजी वक्फ को मान्यता बता दी गई, ठीक है, क्योंकि उनका मुस्लिम विरोध हुआ था। फिर उसके बाद में 1954, 1995 और 2025 जो आज की तारीख है उसमें यहाँ तक आया। तो इसमें अमेंडमेंट हुए, फिर एक बिल लाया गया 1954 में, फिर एक बिल लाया गया, तो ये सब पारित हो गए। ये समझ में आ गया? 1955 के बाद 1995 के बाद में ये धीरे धीरे सरकार को लगने लगा, कि नहीं, वक्फ की प्रॉपर्टी का अच्छी तरह काम नहीं हो रहा है, अच्छी तरह काम काज नहीं चल रहा है, वक्फ इतनी सारी प्रॉपर्टी है। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई बेटा 2013 में, कितने में? 2000 गठन किया था 2006 में और 2013 में उसने अपनी रिपोर्ट बनाई। इसी के बाद में वक्फ अधिनियम 2013 भी एक होता है, ठीक है। वो कमेटी जो बनी थी 2006 में और उसकी रिपोर्ट के आधार पर एक अमेंडमेंट हुआ, उसको कहते हैं सच्चर कमेटी। बहुत नाम सुना होगा आपने, सच्चर कमेटी। सच्चर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनकी कमेटी थी, उनके निर्धारित कमेटी। तो उनको ये डिसाइड करना था कि क्या ये जो वक्फ प्रॉपर्टी है, क्या इसका सही तरह से यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इसकी एक रिपोर्ट देनी थी उन्होंने। ये समझ में आ गया? तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की और रिपोर्ट बेटा आज आपको बहुत अच्छी बात, क्योंकि मैंने भी थोड़ा इसके बारे में सर्वे किया, देखा, रिपोर्ट जो की वो आंखें खोल देने वाली रिपोर्ट थी। ये सरकार ऐसे नहीं पढ़ रही है पीछे, ये सरकार का मुख्य एजेंडा कुछ और है। ये समझ में आ गया? आप इसको धर्म से ना जोड़े। मैंने भी ये देखने के बाद में और ज्ञान लेने के बाद में मुझे पता चला कि वाकई में ये तो बहुत बड़ा बात हो रही है। मैंने कहा था ना कि इतने सारे लोग दंगा क्यों करते हैं, कौन उनको प्रोत्साहित कर रहा है? कोई ना कोई तो है जो उनके पीछे लग रहा है। तो सच्चर रिपोर्ट ने बहुत अच्छी बात बोली थी कि वक्फ बोर्ड के पास में भारत की तीसरी सबसे बड़ी लार्जेस्ट लैंड प्रॉपर्टी है। पहली है आर्मी के पास में, आर्मी की छावनी देखी है आपने, कोटा में देखी हो कितना बड़ा एरिया है। तो आर्मी की जो प्रॉपर्टी होती है वो सबसे नंबर है भारत के अंदर। दूसरे नंबर पे आती है रेलवे। आपने देखा रेल निकलती है, उसके आजू बाजू में जो खेत होते हैं वहां तक कितनी दूर तक बाउंड्री होती है, और आप रेलवे कॉलोनी जाओगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कितनी दूर दूर तक वाइड एरिया में फैला हुआ है। और भी कहीं रेलवे की प्रॉपर्टी हो सकती है, ये आप देखिए, आप पूरा यहाँ से और चले जाइए, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है। एक शहर पूरा रेलवे में बसता है और एक पूरा शहर आउट ऑफ रेलवे बसता है। रेलवे अपने इंटरफेयर नहीं करने देती, ना फ्लाईओवर और ना कुछ। आपने देखा होगा स्टेशन पर कुछ लोग रहते हैं, वो रेलवे के ऊपर फ्लाईओवर नहीं बना है, रेलवे की जमीन से पहले ही समझ में आ गया। तो रेलवे बहुत उसमें चाहती नहीं है कि कोई उसकी प्रॉपर्टी में इंटरफेयर करे।
वहां पर स्टेट गवर्नमेंट भी रोड नहीं बनाती, वो सेंट्रल गवर्नमेंट से एक फंड आता है, उसके आधार पर रोड वोड जो भी लाइट वाइट उनका वो होता है, मेंटेनेंस वो खुद भी करती है उस रोड का। तो आपने देखा होगा रेलवे कॉलोनी के रोड अच्छे नहीं होंगे, वो मैं जानता हूँ, क्वार्टर्स अच्छे नहीं होंगे, वो जानता हूँ, पर वो अपनी प्रॉपर्टी को मेंटेन करती है, बहुत बड़ी। तो थर्ड, मैं कह रहा हूँ थर्ड प्रॉपर्टी है इनके पास में। अब एक आंकड़ा निकाला गया सच्चर कमेटी में, इनके पास में कुल एकड़ जमीन कितनी है, एक एकड़ में नापा जाता है हमारा, ठीक है, तो कुल एकड़ जमीन है। तो मैंने एक आंकड़ा तैयार किया उस आधार पे, क्योंकि मैंने ये रिपोर्ट देखी, उसमें ये बोला कि इनके पास रजिस्टर्ड कह रहा हूं, रजिस्टर्ड तो 4.9 करोड़, क्या करें, 4.9 लाख एकड़ जमीन है। चीज समझ में आ रही है, कितनी जमीन है, रजिस्टर्ड है 4.9, मतलब मान के चलो 5 लाख एकड़ लमसम। और जो अनरजिस्टर्ड को भी अगर जोड़ दिया जाए तो पूरी बनती है 6.2 लाख एकड़। क्योंकि मैंने बोला रजिस्टर्ड अलग होती है, जहां पर उसका वक्त किया है किसी ने, तो उसने रजिस्टर्ड करा ली, पर आइए मैंने बताया था अगली लास्ट में पंजीकरण कराना है, उन्होंने भूमि को पंजीकरण, पर कुछ भूमि ऐसी है जो उपभोग के द्वारा क्या हो जाती है, उनके पास में आ जाती है। तो कुछ अनरजिस्टर्ड भूमि है जिसके ऊपर केस चल रहे होंगे, विवाद चल रहे होंगे, तो उन सबको मिला दिया जाए, उनके पास 6.2 लाख एकड़, ऐसा छोटी मोटी एकड़ नहीं है, 1 एकड़ में आदमी बहुत कुछ कर लेता है। बीघा नहीं कह रहा, सॉरी बीघा नहीं कह रहा, बीघा अलग होता है, बीघा छोटा होता है, एकड़ बड़ा होता है। तो इतनी एकड़ जमीन है, और वहां पर उन्होंने ये बोला था सच्चर कमेटी में, अगर इनकी मार्केट वैल्यू देखी जाए इस प्रॉपर्टी की, मार्केट वैल्यू आके खोल देने वाली है 1.2 लाख करोड़। अरे भैया 1 करोड़ नहीं, उसमें भी लाख और फिर करोड़, यानी 1.2 करोड़ लाख करोड़, मैं बोला भी नहीं आ रहा वैसे तो, 1 करोड़ को भी 10 लाख, 1 लाख में इंटू कर लो, मतलब 1 लाख में कितनी जीरो लगती है, 1 करोड़ के बाद भी इतनी जीरो लगा दो आप। इतने पैसे की मार्केट वैल्यू है इनकी भूमि की पूरे भारत के अंदर। चीज समझ में आ रही है, छोटा मोटा आंकड़ा नहीं लेना। फिर ये बोला है कि मार्केट वैल्यू 1.2 है। आइए अगर एक बुक वैल्यू भी देखी जाए, बुक वैल्यू मतलब आप इसको छोटा मोटा एस्टिमेट भी करके लेंगे, क्योंकि हर जगह जैसी रेट वही आवश्यक नहीं है, उन्होंने बुक वैल्यू यानी डीएलसी रेट भी मार्केट देखी जाए। एक मार्केट वैल्यू अलग होती है, आपके खेत की अगर बेच में जाओगे 10 लाख का बिकेगा, पर डीएलसी रेट देखोगे तो कुछ नहीं है, ऐसा कह रहा है। एक बुक वैल्यू भी होती है, बुक वैल्यू कितनी है इसकी, 600 करोड़। उन्होंने बोला चलो इतना नहीं है, 600 करोड़ इसकी वैल्यू निकाली है। पर आइए उनकी इस पूरी जमीन से 6.2 लाख एकड़ जमीन से पूरी रेवेन्यू ऑफ वर्ल्ड की कितनी हो रही है। एक छोटा सा जो बिजनेसमैन है ना, जो फैक्ट्री खोलता है, जितनी उसकी इनकम होती है उतनी है 163 करोड़ रुपीज ओनली। मुंबई में ऐसे बंगले होंगे 163 करोड़ रुपए के, तो 200 करोड़ रुपए के बंगले होंगे, उनकी पूरे साल की इनकम जनरेट कितनी हो रही है, 165 करोड़ रुपए। तो उनका दिमाग चकरा गया, उन्होंने बोला यार इतनी महंगी 1.2 लाख करोड़ रुपए की बात, और ये तो क्या 163 रुपए इनकम जनरेट कर रही है, तो ये वाकई में कर क्या रहे हैं ये, या फिर अच्छी तरह से अपने मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे। देखिए उसमें ये भी बताया था कि अगर इस भूमि 1.2, ये बोला था इसने, इतनी प्रॉपर्टी को इनके पास जनरेट कितनी हो रही है, 163, 2 पॉइंट समथिंग इनकी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रही है। आप बेटा इसी प्रॉपर्टी को अगर बैंक में भी रखते हो एज ए डीड, तो वो 7%, 6.5% का तो लोन ही दे देती है। समझ में आ रही है आपको। या फिर आप अगर शेयर मार्केट में जो कहते हैं ना कि किसी भी प्रॉपर्टी का क्या है, आप जब पैसा लगाते हो तो आप उसके इंटरेस्ट बढ़ने की चांसेस देते हो, तो अगर नॉर्मली भी करें तो 10% की रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ती है, और वही कम से कम नहीं तो वो बोला था कितना हो जाती है 10%, 2000 करोड़ होती है। तो मतलब जब 2000 करोड़ रुपए की इनकम हो सकती है, तो ये 163 में कर क्या रहे हैं, मतलब ये हमें मूर्ख बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं। ये अच्छी तरह से मैनेजमेंट नहीं कर रहे, उसको देख नहीं रहे, उनको चीजें नहीं कर रही। तो 2013 में एक अमेंडमेंट किया गया था, और वहां पर ये बोला था कि इस चीज को सुधार करें, और सॉरी सर वो इतना कहने के बावजूद भी उन्होंने कोई मैनेजमेंट में सुधार नहीं किया। आगे यहाँ तक फिलॉसफी समझ में आपको,
95 का एक्ट आया, 2006 में स्ट्रक्चर कमेटी बिठाई थी, उसने 2013 में रिपोर्ट दी और उस आधार पर एक्ट बना। उसमें सुधार करने के लिए मैनेजमेंट, देखो क्या क्या सुधार करने के लिए कहा कि आप अपने मैनेजमेंट करिए, अपने रिकॉर्ड अच्छी तरह मेंटेन करिए, ट्रिब्यूनल को अच्छी तरह कार्य करने के लिए कहिए, वुमेन को रिप्रेजेंटेड करिए। आप यहाँ पर भी आपको बताएंगे वुमेन रिप्रेजेंट, मैंने क्या कहा था, वक्त औलाद में वुमेन को राइट नहीं मिल रहा, यहाँ पर ही बोला है वुमेन को भी राइट मिलना चाहिए इसमें। उनको क्यों आप उसको भरण पोषण दे रहे हो, पर उसको रिप्रेजेंटेड भी करिए आप, ठीक है। दूसरा, अच्छी तरह सर्वे कराइए, और उसमें रिपोर्ट में ये भी बोला था, ये एक्ट में जो अमेंडमेंट हुआ था उसने बोला था कि नॉन मुस्लिम प्रोफेशनल जो व्यक्ति है जो बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी में उनको हायर करना चाहिए। अब देखो वहां पे कह दिया 2013 में कि नॉन जो मुस्लिम है, जो क्वालिफाइड है, आपकी में क्वालिफाइड है तो कोई इशू नहीं है, पर इनमें क्या है, जो आप जो भी इनकी कमेटी बनाते हो, आप मैं बताऊंगा सर्वे कमेटी बनती है इनकी, उस कमेटी में एक अच्छा प्रोफेशनल आदमी होना चाहिए जो आपका मैनेजमेंट संभाले। तो उसकी नियुक्ति का भी इस वक्त प्रावधान किया था 2013, पर उन्होंने 2013 से 10 साल भी निकाल दिए, ये समझ में आ गया। और 8 अगस्त 2024 को सरकार ने यह ठान लिया था कि इनके खिलाफ में क्या करना है, तो लोकसभा में एक बिल लेके आए 2024 के नाम से, चीज समझ में आ गया। और उन्होंने क्या है, इसमें 25 रिकमेंडेशन दी थी। कितनी रिकमेंडेशन दी थी? 25 बातें कही थी इन्होंने कि आपको ये कार्य करने चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं वो उन्होंने मेनली फोकस किस पे किया था, मेनली फोकस किस पे किया था, इन रिकमेंडेशंस को थोड़ा सा हम देख लेना प्रयास करते हैं। तो बेटा आपको अब आंखें खोलने वाली बात है ना कि जो मिनिमम भी अगर 10% भी रखेंगे तो भी उसको 2000 करोड़ रुपए मिलेंगे आपको। और कितना कमा रहे हैं? 163। बेटा बहुत छोटी कमाई है, 163 करोड़ कुछ नहीं होते आज की तारीख में। अगर एक बिजनेसमैन होगा ना तो वो भी 100 करोड़ रुपए की उसे वैल्यू में कर ही लेता है। तो पूरे इंडिया की इतनी प्रॉपर्टी होने के बाद भी आप 163 करोड़ ही रिवेन्यू जनरेट कर रहे हो, तो कुछ तो घपला है, कुछ तो गड़बड़ है। तो उसी के लिए फिर अब 2024 में सरकार ने सोचा कि ऐसा नहीं चलेगा भैया, ये बाकी का पैसा ये क्यों जनरेट नहीं कर रहे, किस लिए इन्होंने प्रॉपर्टी को होल्ड कर रखा है। और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि आप देखो, एक और चीज देखो इसमें कि आपने प्रॉपर्टी एक बार जब कर दी जाती है खुदा को समर्पित हो जाती है, अब उसको कोई दूसरा नहीं ले सकता, यही है, ठीक समझ में आ रही है। अब इससे क्या होता है, देखो अब भी लेटेस्ट एक कर्नाटका में बेंगलुरु में एक घटना हुई है जहां पर एक बहुत बड़े वन को आपने कब्जा कर लिया, किस नाम से? डेवलपमेंट कराना साहब। आप हर किसी प्रॉपर्टी को जितने घने पड़ थे उनको आपने डेवलपमेंट के नाम पे काट दिया, और वहां पर आपने एक इंडस्ट्री या फिर जो भी व्हाटएवर आप डेवलपमेंट करना चाहते हो, पर सरकार इसमें डेवलपमेंट ही नहीं करा सकती। अर्थात एक बार वह भूमि हो जाती है तो सरकार टच भी नहीं कर सकती उसको, बाकी सभी भूमि को डेवलपमेंट के नाम से सरकार दे सकती है। मैं हमेशा जब पढ़ाता हूँ आपको कि ये सारी भूमि किसकी है? सरकार की, पर मैं गलत था। 6 पॉइंट समथिंग भूमि सरकार की भी नहीं है, वो खुदा की है। देखो कितनी बड़ी बात है। और उस प्रॉपर्टी में डेवलपमेंट के नाम पे कुछ किया भी नहीं जा सकता। नहीं तो आप जानते हैं सरकार को पुल बनाना है, ब्रिज निकालनी है, कुछ भी निकालना है, किसी की भी जमीन को ले सकता है और उसको मुआवजा दे सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन 35 दे रखा है, 35 का अगर लिया भी जाएगा तो मार्केट वैल्यू दे दी जाएगी, पर यहाँ तो मार्केट वैल्यू भी क्या कब्जा ही नहीं किया जा सकता, सीजी नहीं किया जा सकता, फोर्टीसी नहीं किया जा सकता, तो मार्केट वैल्यू का प्रश्न नहीं होता। तो इतनी सारी प्रॉपर्टी क्योंकि डेवलपमेंट से रुकी जा रही है, सरकार का बहुत सारा डेवलपमेंट रुक रहा है, तो उनको लगा कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता, आप केवल उसको रोक लो और डेवलपमेंट भारत का नहीं होने दो। इतनी तीसरे मोस्ट आप प्रॉपर्टी को होल्ड करे हुए बैठे हो, तो इससे तो भारत डेवलपिंग कंट्री रह सकता है, डेवलप कंट्री कभी नहीं बन सकता, विकासशील ही रहेगा, विकसित देश नहीं हो पाएगा कभी। तो उन्होंने बोला कि उसको क्या है, ये 2025 का ये एजेंडा था कि डेवलपिंग के पर्पस के लिए अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इस प्रॉपर्टी को भी ले सकते हैं। जैसे किसी भी जंगल को ले लिया, किसी भी चीज को ले लेते हैं, इसको भी लिया जा सकता है, डेवलपमेंट के नाम पर लिया जा सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि खुदा को हो गया तो वो नहीं है। समझ में आ गया? आइए हम आप ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, 25 रिकमेंडेशन में नहीं जाएंगे, हम मेनली उन्होंने 3 चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करना। पहली बात करी है उन्होंने सर्वे की बात। मैंने क्या कहा था, सर्वे अच्छी तरह नहीं कर रहे, और सर्वे अच्छी तरह नहीं होगा तो रिकॉर्ड नहीं होगा, रिकॉर्ड मेंटेन नहीं होगा तो मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, तो ये सब लिंक है। तो उन्होंने बोला कि एक सर्वे, दूसरा हमारा जो फोकस रहेगा
वो रहेगा हमारा लिमिटेशन के ऊपर। ये एक्ट की बात बता 2025 में जो अमेंडमेंट हुआ है। और तीसरी बात ये बताई थी ट्रिब्यूनल। अधिकरण होते हैं, ठीक है। आइए, तो उन्होंने ये बोला था कि हम 2025 से पहले की तरफ जाते हैं, क्योंकि 2025 में क्या बात थी इससे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं। तो 1995 कर देते हैं। ये तो कुछ अमेंडमेंट हुए थे, थोड़े बहुत अमेंडमेंट। देखो पूरा एक्ट अलग चेंज होता है, अमेंडमेंट अलग होते हैं। पूरा एक्ट वही रहता है और अमेंडमेंट होता है उसमें। तो 1995 का एक्ट है, पर उसमें क्या है अमेंडमेंट हुआ है, तो इसका ये नाम ही हो जाएगा उसका। ये समझ में आ गया, वो अमेंडमेंट होता है। जैसे सीआरपीसी 1973 का था, अमेंडमेंट होते गए थे 2013, 12 सब में, 8 में, और नेम तो चेंज नहीं हुआ था। हाँ, अब पूरा ही चेंज कर दिया, बीएनएस आ गया, तो वो 2000 वाला अलग बात है, वो अलग बात है, पूरा नाम चेंज हो गया, एक्ट चेंज कर दिया। तो यहाँ पर 95 में क्या बात थी, अब देखो सर्वे कौन करेगा, सर्वे करेगा एक कमिश्नर करेगा। कौन करेगा सर्वे? सर्वे करेगा आपका कमिश्नर लेवल का आदमी करेगा, ठीक है। इस सर्वे कमिश्नर कहते हैं उसे, ठीक है। आइए ध्यान दीजिए, ये नॉन स्टेट अथॉरिटी एजेंसी होती है। स्टेट अथॉरिटी से कमिश्नर शब्द आती है, आप स्टेट का आदमी है, नॉन स्टेट आदमी अथॉरिटी होती है ये। तो सर्वे का उनका एक अलग से ही क्या कमिश्नर होता है, जैसे हम भी बोलते हैं ना कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करता है, तो ऐसे ही सर्वे के लिए वक्फ बोर्ड ने अपना कहीं कमिश्नर नियुक्त कर रखा है, ठीक है। आइए, तो स्टेट कमिश्नर होता है, वो स्टेट कमिश्नर पहले तो इस रिपोर्ट किसको देता है, स्टेट गवर्नमेंट को देता है। पहले किसको रिपोर्ट देगा, स्टेट गवर्नमेंट को। और स्टेट गवर्नमेंट किसको देती है, वक्फ को दे देती है, वक्फ कमेटी को दे देती है। ये समझ में आ गया, या वक्फ बोर्ड को दे देती है, सब बोर्ड शब्द ज्यादा अच्छा, वक्फ बोर्ड को दे देती है, स्टेट वक्फ बोर्ड। क्या उस राज्य में भूमि है तो उस स्टेट वक्फ बोर्ड को दे दिए, और वो सरकार हाथ ही नहीं लगाना चाह रही थी। इससे पहले 2025 या 95 में सरकार हाथ में लगती है, एक स्टेट कमिश्नर की रिपोर्ट आई, उसको स्टेट गवर्नमेंट देखे हाँ ठीक है, उसने सीधा स्टेट वक्फ को दे दिया, और स्टेट वक्फ उसको क्या मेंटेन करता। ये समझ में आ गया। परंतु 2025 के जो अमेंडमेंट की बात चल रही है उसमें ये रिकमेंडेशन किया गया, ये जो नॉन ऑथराइज जो व्यक्ति है, अब इसकी जगह वो कौन था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। अभी आ रही, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अर्थात एक अधिकारी होगा जो जिले का प्रधान होता है, ठीक है, वो इसकी रिपोर्ट देगा। अगर देखो अब यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ होती है, ये उसकी बात छुपा जाता था। अब क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होगा, तो अगर वो देखेगा कि अगर ये चीज वाकई वक्फ की है, तो वक्फ बाय यूजर, उपयोग के द्वारा वो हर किसी को वक्फ मान लेते थे। अब यहाँ पर इसने क्या किया, ये देखेगा कि ये वाकई में भूमि वक्फ की है या नहीं है, और नहीं है तो उसमें क्या है, रिकॉर्ड में संशोधन करेगा, और फिर वो उस भूमि को स्टेट गवर्नमेंट में चली जाएगी। अब केवल कह देने मात्र से कि हम बहुत सालों से यूज कर रहे हैं इसीलिए हमारी ये भूमि हो गई, अब कलेक्टर उसे क्या कर लेगा, स्टेट गवर्नमेंट की मान लेगा, केवल उपभोग के आधार पर, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि किसको वो आज केस हो रहा है, कुछ भी या विवाद हो रहा है, आपको पता है कि स्टेट गवर्नमेंट को तो पता ही नहीं, क्योंकि इंटरफेयर ही नहीं कर पा रही, किसका क्या विवाद चल रहा है हमें नहीं मालूम। दो पक्षकार लड़ रहे हैं, एक नॉर्मल पक्षकार जिसकी जमीन है, और एक वक्फ बोर्ड लड़ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, स्टेट गवर्नमेंट को पता ही नहीं, क्योंकि सिविल में इंडिविजुअल पार्टीज होती है, किस का ध्यान रखे, स्टेट एक बार बीच में आती तो एक बार पता चलता है स्टेट को। तो भाई दो इंडिविजुअल लड़ रही थी, तो वहां पर ही पता ही नहीं चल पाता कि ये जमीन सरकार की है या वक्फ की है या उस व्यक्ति की है। अब यहाँ पर क्योंकि डीसी के हाथ में पावर आ जाएगी, तो वो देख लेगा अगर वक्फ उस पर अधिकार नहीं जमा पाता है, तो सारी की सारी जमीन किसकी बन जाएगी, अब स्टेट की बन जाएगी। ठीक समझ आ गया। अब वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में संशोधन करेगा, और उसको क्या है, एज ए वक्फ ना मानकर उस भूमि को क्या करेगा, अब केवल यूजर के आधार पर आप उसे वक्फ भूमि नहीं बनाओगे। इस तरह बहुत सालों से उपयोग कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वो सरकार कहीं ना कहीं की सरकार की भूमि होती है, आप यूज करें वो आप ठीक है। ठीक समझ में आ गया। आइए दूसरी बात क्या कहता है, दूसरी बात कहता है कि देखिए जो वक्फ भूमि है, कोई भी आदमी अगर उसकी खुद की मान रहा है, कोई भी व्यक्ति कोई भूमि को अगर खुद की मान रहा है, तो वहां पर वो कितने समय के भीतर वाद कर सकता है। देखो अब यहाँ पर भी एक नकारात्मक चीज आ रही है, पता नहीं किसने क्या किया है। कोई भी नॉर्मल इंडिविजुअल अगर सिविल सूट फाइल करता है, तो उसको लिमिटेशन दे रखी होती है 12 साल। चीज समझ आ गया। और सरकार के विरुद्ध दे रखी है 30 साल।
30 साल ही दे रखी है, परंतु अगर वक्फ बोर्ड के विरुद्ध करेगा तो 1 साल, अरे भैया कितना सा समय होता है 1 साल, वो आदमी सोचते ही रह जाएगा और इतने में समय निकल जाएगा। तो वहां पर इनडायरेक्टली किसको पहुंचाना है? वक्फ बोर्ड को पहुंचाना है। इसको अब पहले 1 साल थी, मैं पुराना लॉ बता रहा हूँ। अब ये जो रिकमेंडेशन करी है उसने ये बोला है जैसे नॉर्मल व्यक्ति को जो समय मिलता है उतना ही तुम्हें समय मिलने का, अर्थात 12 साल। जो नॉर्मल व्यक्ति बाप के खिलाफ केस करता है, तो ये रिकमेंडेशन की गई है इसमें 2025 में कि अब व्यक्ति 12 साल में जैसे दूसरे व्यक्ति के खिलाफ केस कर सकता था सिविल सूट, ऐसे ही वक्फ बोर्ड के खिलाफ कितने समय का लिमिटेशन बढ़ा दिया उसे? 12 साल का। ये क्या डिफरेंस है? ये समझ में आ रही है? आइए ट्रिब्यूनल भी देखो कितनी बड़ी बात कर रहा है। मैं 3 मेजर बात बता रहा हूँ बेटा केवल। ये एक तो सर्वे वाली बात बताई, लिमिटेशन वाली बात बताई, अब 12 साल ही होगी, 1 साल नहीं होगी। ये अमेंडमेंट की बात है, लागू हुआ है नहीं होगा वो बात की बात है, पर रिकमेंडेशन आई है इसकी, ठीक है। तीसरी बात क्या कर रहा है, जो वक्फ ट्रिब्यूनल होता है, जो भी है मामले जाएंगे, कहां पर जाएंगे? कोई भी इंडिविजुअल अगर केस करेगा तो नॉर्मल सिविल कोर्ट में नहीं करेगा या हाई कोर्ट में नहीं करेगा, उन्हीं के वक्फ न्यायालय में करेगा। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी आर्बिट्रेटिव पावर है कि नहीं, जैसे सरकार के विरुद्ध जाते हैं तो सरकार के, पर आप देखो सरकार अलग है और कोर्ट अलग है एक पार्ट, परंतु इंडिविजुअलिटी में काम करता है। पर यहाँ पर अगर वक्फ की प्रॉपर्टी एक्वायर कर ली है, यूजर के नाम से आपने प्रॉपर्टी ले ली है, तो वो व्यक्ति अगर केस करेगा तो नॉर्मल सिविल सूट नहीं करेगा सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में नहीं करेगा, वो कहां जाएगा? वक्फ बोर्ड में। चीज समझ में आ रही है? और वक्फ बोर्ड की कोई अपील नहीं होती। वाओ, कितनी बड़ी बात है। वक्फ बोर्ड का डिसीजन क्या होता है? फाइनल है। अब फाइनल डिसीजन है तो ऑब्वियसली उस आदमी के लिए क्या काम करेंगे और अपनी प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली कैसे भी ले लेंगे। आज कितने एडवोकेट है जो वक्फ बोर्ड के लिए कार्य कर रहे हैं, जब वक्फ बोर्ड में एडवोकेसी करते हैं? आपके स्टेट वक्फ बोर्ड बनाया हुआ है? मैं ये गारंटी से कह रहा हूँ कि बहुत कम एडवोकेट होंगे जो इस बात को जानते हैं कि वहां भी क्या एक ट्रिब्यूनल है, और शायद लोगों को तो पता ही नहीं होगा कि वो ट्रिब्यूनल है कहाँ। चीज समझ में आ रही है? तो वहां पर क्या है, उनकी मानी जाती है, और ऑब्वियसली वो क्योंकि सारा करता धरता सब वक्फ बोर्ड ही है, उनके कर्मचारी सब कुछ मिले वो है, तो वो प्रॉपर्टी इनडायरेक्टली उनके पास आ जाती है। मैंने क्या कहा था शुरुआत में? कहा था 4.9 प्रॉपर्टी केवल रजिस्टर्ड है, बाकी 6.2 समथिंग जो बढ़ गई है वो प्रॉपर्टी, मतलब 1.5 मान लीजिए आप, 1.5 लाख एकड़ जो जमीन बढ़ रही है वो ऐसे ही प्राप्त कर ली है उन्होंने, रजिस्टर्ड नहीं, भाई यूजर के माध्यम से उन्होंने कैसे भी ले लिए। पर आइए, तो कहने का मतलब वक्फ बोर्ड का फाइनल क्या होता था? डिसीजन था, और इसकी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में कोई अपील भी नहीं हो सकती थी। वो तुच्चा मुच्चा मामला अलग हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में कह रहा है विधि के प्रश्न पर। ये समझ में आ गया? याद आ रहा है आपको? सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि विधि के प्रश्न पर जब वो सारवान महत्व का अंतर्निष्ठ प्रश्न होगा तो उस पर की जा सकती है। तो जब विधि का प्रश्न जब नहीं आता तो वही रुक गया, स्टेट वक्फ बोर्ड में ही खत्म हो गया। अपमानजनक परिस्थिति में कोई जा रहा है तो बात अलग है, नहीं तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी ध्यान नहीं देते इस बात को। पर अब नए जो रिकमेंडेशन आई है उसमें यह बोला है फाइनल डिसीजन नहीं होगा, इसकी अपील हाई कोर्ट में होगी, और उसकी भी अपील कहाँ होगी? सुप्रीम कोर्ट में। जैसे नॉर्मल ट्रिब्यूनल की अपील होती है, आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल नहीं है ये कि इसकी अपील फाइनली हो जाएगी। इसकी आज की तारीख में अपील, रिकमेंडेशन ने बताया कि इसकी अपील अब हाई कोर्ट की होगी। हाई कोर्ट को कहा जाएगी? अब तो सुप्रीम कोर्ट में। सेकंड अपील के लिए कोई विधि का प्रश्न जरूरी नहीं है, ये बताया उसने, आप कर सकते हो। ये समझ में आ गया? आप हाई कोर्ट में कर सकते हो। ये है मामला। चीज समझ में आई है? मैंने आपको थोड़ा बहुत बताने का प्रयास किया है। और देखिए, और भी आर्बिट्रेशन, एक थोड़ा सा और बात बताऊं तो ये चीज समझ में आई, इन 3 मेजर चीजों पर ध्यान रखा गया उन्होंने। सर्वे कलेक्टर, और कलेक्टर को ये इसीलिए मना कर रहे हैं कि कोई दूसरा आदमी नहीं हो सकता, नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता, पर कलेक्टर को लगाने के लिए जानबूझकर, क्योंकि सर्वे गलत करेंगे तो स्टेट को रिपोर्ट गलत जाएगी, और गलत रिपोर्ट जाएगी तो वक्फ बोर्ड को एक्वायरी कर लेगा प्रॉपर्टी को। तो हर भूमि को अपनी उपयोग की भूमि के नाम बोल के वो तो सारी वक्फ को चली जाएगी, धीरे 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 दबाव, कपट, धमकी, कैसे भी करके वो यूज करता रहेगा। नहीं समझ में आई आपको बात? तो वो आजू बाजू जो भी मस्जिद बनी उसके आजू बाजू की सारी जमीन को यूजर के नाम से और क्या कर लेगा, उसको यूज कर लेगा। ऐसे तो सारी जमीनें उसकी हो जाएंगी ऐसे तो इसीलिए एक डीसी की नियुक्ति करने की बात कर रहे हैं। लिमिटेशन का पीरियड बढ़ा रहे हैं 1 साल से 12 साल के लिए, जो इंडिविजुअल को होना चाहिए।
और फिर ये बता रहा है कि ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम नहीं होगा, इसकी अपील दूसरे ट्रिब्यूनलों की जैसे की जाती है हाई कोर्ट, और उसको वैसे की जाएगी। समझ आ गया? कहीं ना कहीं सरकार इनकी जो भूमि पर इतना कब्जा है उसको कंट्रोल करना चाहती है। कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन ऐसा है, अभी 6.2 है, एक दिन 10 लाख एकड़ जमीन हो जाए इनके पास, धीरे 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 करके तो ये आर्मी और उनसे आगे निकल जाए, रेलवे से आगे निकल जाए। आजकल तो रेलवे वैसे ही निजीकरण हो रहा है, तो हो सकता है कि वो रेलवे अपनी जमीनों को बेचने लग जाए। बहुत कुछ हो रहा है रेलवे में, तो ये समझ में आ गया। यहाँ पर ये अपनी जमीन बढ़ाता जा रहा है, तो यहाँ पर इस बार के लिए सोचना पड़ा। आइए दूसरा क्या है, अब आप बोल रहे हो कि सर ये रिलीजियस मामला, इसमें इंटरफेयर ना करे। अब देखो इसको भी देख लेते इस परिप्रेक्ष्य के आधार पर, क्या ये वाकई में रिलीजियस है या नहीं है। आओ देखिए, एक तरफ लिखते हूं मैं, एक अदर रिलीजियस, मैं लिख रहा हूं दूसरे रिलीजियस के नाम लिख रहा हूं, हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम छोड़कर जितने भी रिलीजन है उसकी बात कर रहा हूं, और एक ले रहा हूं आपको मुस्लिम। मैं 3 या 4 पैराग्राफ में समझाने का प्रयास करूंगा। आपका पहला, मैनेजमेंट। देखिए, अदर जो रिलीजियस के मंदिर मस्जिद मंदिर होते हैं या फिर कोई भी चीज होती है, ट्रस्ट होता है उनका, कुछ भी होता है, सीधा स्टेट गवर्नमेंट के पास में होता है उसका मैनेजमेंट। ध्यान रखना, तिरुपति मंदिर से लेकर सारे मंदिरों का कौन मैनेजमेंट कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट। परंतु यहाँ पर कौन कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर रहा है, कौन कर रहा है? बापू। भाई ये भी तो रिलीजियस है। अब इक्वलिटी की बात कर रहे हो, हिंदू भी तो रिलीजियस है। अब ये बोल रहे हैं हमारे रिलीजियस में इंटरफेयर नहीं करो। हमने तो हिंदुओं ने तो कुछ कहा नहीं, ईसाइयों ने तो कुछ कहा नहीं, उन्होंने विरोध किया नहीं। अब तुम क्यों कर रहे हो? तुम्हारी मोनोपोली बनती जा रही है, हर बात को धर्म लेके आ जाते हो, हर बात को धर्म आ जाते हो। जब हम सारे धर्मों के साथ ऐसा कार्य कर रहे हैं तो तुम्हारा मैनेजमेंट हम क्यों नहीं संभाल सकते? मेरी बात समझ में आ गया? इसीलिए रिकमेंडेशन करा, नहीं मैनेजमेंट अब हम देखेंगे। तो अदर जो रिलीजियस है उसका पूरा मैनेजमेंट कौन देख रही है? स्टेट गवर्नमेंट। पर अफसोस की बात है वहां पर वक्फ बोर्ड देख रहा है। मेरी बात समझ में आ गई? स्टेट वक्फ बोर्ड देख रहा है, और सेंट्रल में होता है सेंट्रल वक्फ बोर्ड, सेंट्रल काउंसिल होती है वहां पर। सेंट्रल में सेंट्रल काउंसिल, स्टेट में होता है स्टेट वक्फ बोर्ड। ये दोनों का कंट्रोल है। दूसरा हम चीज देख के आते हैं, डिस्प्यूट। अगर उस मंदिर मस्जिद की कोई जमीन है तो डिस्प्यूट कहा जाएगा सिविल कोर्ट में या हाई कोर्ट में, और यहाँ पर कहा जा रहा है वक्फ ट्रिब्यूनल को जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? जब यहाँ पर इनके मंदिर के मामले, ईसाइयों के मस्जिदों के उसके मामले, गिरजाघर के और सिखों के, बुद्धों के, सबके मामले सिविल, नॉर्मल सिविल सूट हो रहे हैं, तो आपके क्यों वक्त में जाने चाहिए? समझ में आ रही है? तो यहाँ पर भी अंतर आ रहा है। तीसरी बात क्या कहता है? तीसरी बात ये कहता है आपको, तीसरी बात कहता है ट्रांसफर की। इसकी बात करता है ट्रांसफर की। तो इस भूमि को ट्रांसफर किया जा सकता है, इधर से उधर किया जा सकता है। न्यास की भूमि भी एक बार होगी तो सरकार उसको कहीं और उसकी शिफ्ट कर सकती है, पर वक्फ भूमि एक बार हो गई तो उसको कोई ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। वंस ए वक्फ ऑलवेज ए वक्फ। एक कहावत है कि एक बार वक्फ कर दिया तो हमेशा के लिए वक्फ हो गया, उसका कोई ट्रांसफर नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो ये चीजें तो इनके भी लागू होनी चाहिए, पर स्टेट गवर्नमेंट ने ऐसी रूल्स एंड रेगुलेशन बना रखे कि उसको चाहे राज्य सरकार ट्रांसफर कर सकती है, एक्वायर कर सकती है, पर यहाँ तो एक्वायर भी नहीं कर सकती, ना ट्रांसफर कर सकती, तो पावर सीमित हो गई। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्यों आखिरकार 2025 का अमेंडमेंट लाना पड़ा? इतनी सारी डिफरेंशिएट, ये भी तो धर्म है और ये भी धर्म है, धर्म में तो असमानता नहीं होनी चाहिए, पर स्टेट गवर्नमेंट पूरी तरह से दूसरे धर्मों पे कंट्रोल कर रखा है और मुस्लिम पे पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल है, उनके ऊपर तो बिल्कुल ही नहीं देख पा रहा। तो ये सरकार ने बोला ऐसे तो नहीं चलेगा और आने वाले समय तक नहीं चलेगा ऐसे, तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और लिमिटेशन देखो, लिमिटेशन जो मैंने चौथी बात बताई थी, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होता है, पर यहाँ पर लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होता। अर्थात यहाँ पर 1 साल का टाइम दे दिया है, ठीक समझ में आ गया?
1 साल का टाइम दे दिया है, उससे ज्यादा का टाइम नहीं दिया। और यहाँ पर जैसे लिमिटेशन अगर सरकार के विरुद्ध करे तो 30 साल, नॉर्मल व्यक्ति कर रहा है तो 60 साल, और अगर अन्य मामले हैं उसके तो उसमें लिमिटेशन एक्ट पूरी तरह से लागू हो रहा है। पर वक्फ जमीन पर लिमिटेशन एक्ट लागू ही नहीं होता, वहाँ 1 साल का देके काम खत्म कर दिया। 1 साल में तो पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना, प्रॉपर रोड कौन सा है, कौन भेज कर निकल जाता है समय। चीज समझ में आ रही है आपको? तो कहने का मतलब है इतनी सारी असमानता होते हुए भी रिलीजन के नाम पर अगर आप इस तरह से बात करोगे तो अभी जो सरकार है, वर्तमान सरकार ने बोला ना ऐसा नहीं चलेगा। जब मैं हिंदू के इतने सारे मंदिरों पर मेरा पूरा कंट्रोल है, मैं चाहूँ तो कुछ भी कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो उस भूमि को कैसे भी मैनेज कर सकता हूँ, ट्रांसफर कर सकता हूँ, नॉर्मल व्यक्ति की तरह सिविल सूट कर सकता है। तो यहाँ पर फ्रीडम ज्यादा है, या सरकार का कंट्रोल है पर फ्रीडम ज्यादा है। यहाँ तो सरकार तो बिल्कुल नहीं देख पाती। इसीलिए 2025-24 का जो ये बिल ला रहे हैं और जो अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं इस कारण से हो रहा है कि भाई ये पूरी तरह से मैनेजमेंट करने में फेल हो चुके हैं, और जो इसकी आय जनरेट होनी चाहिए थी। अब देखो तिरुपति बालाजी का आप देखो हिसाब, अरे भैया वो इतने सारे हॉस्पिटल, एक ही मंदिर इतना पैसा डेवलप कर रहा है। यहाँ साई और पता नहीं ना जाने आपके कश्मीर चले जाओ, माता जी के मंदिर पे चल जाओ, कटरा चल जाओ, कहीं पे भी चल जाओ, कितना अर्निंग हो रही है। और वो अर्निंग का सोर्स कहाँ जा रहा है ये, और देखो बहुत बड़ी बात एक इसी पे याद आ गई मेरे को, जब उसकी जो इनकम जनरेट हो रही है तो मंदिर के विकास पे तो हो रही है बाहर के चलते हैं, पर उसको टैक्स देना पड़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर में गवर्नमेंट पूरा मैनेजमेंट है। तो वो उससे हॉस्पिटल और ये ट्रस्ट बना रहे हैं, अगर ट्रस्ट नहीं बनाते तो उसका पैसा गवर्नमेंट को जा रहा है, रेवेन्यू जनरेट हो रही है वहां बहुत ज्यादा। यहाँ पर एक चीज और निकल गया है, मैंने ये देखा था कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को वक्फ किया है तो उस पर पूरी प्रॉपर्टी पर जो भी आय होगी उस आय का मात्र 7% ही वो वक्फ बोर्ड को देते हैं, बाकी का खुद खा जाते हैं। इतनी बड़ी बात, 100 रुपए इनकम जनरेट हो रही है, वो खुद ही अपना मैनेजमेंट कर लेते हैं। और उसको कितना पैसा देना होता है वक्फ बोर्ड को, क्योंकि पूरा मैनेजमेंट वो देख रही है ना, तो वक्फ बोर्ड को इनकम कितनी दे रही है वो, केवल 7%। और हमारे यहाँ तो पूरी जनरेट तो पूरी आय वाय का पूरा हिसाब रखा जाता है। आप निकाल लो डाटा, आज भी तिरुपति बालाजी का और ऐसे बड़े मंदिरों का डाटा मिल जाएगा आपको। मेरी बात समझ में आ रही है? पर यहाँ पर उस आय का 93% तो वो खुद ही हजम कर जाते हैं, और वक्फ बोर्ड को भी कितना देंगे, 7%। तो वक्फ बोर्ड 7% पे कुछ है, बोले तुम मजे करो, हमें 7% दे दो, हमें सरकार को देना ही नहीं है कुछ। उसे फ्री में 7% मिल रहा है, उसको 93 मिल रहा है। अरे भैया इस प्रॉपर्टी पर इनकम टैक्स क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे मैनेजमेंट हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा, प्रॉपर्टी की आय की स्रोत तो बताओ हमें। तो इतनी सारी चीजों का, अब तो मैं अगर जमीन बेचता भी हूँ या खरीदता भी हूँ, दोनों में जीएसटी देना पड़ रहा है। अगर मेरे पास में जमीन आ भी रही है ना, मेरे को 1 करोड़ रुपए मिल रहा है, तो भी मुझे बैठे बैठे 18% जीएसटी देना पड़ रहा है। 18%, 18 लाख हो गए सर। मेरी बात समझ आ गया, इनको 1 रुपया नहीं देना पड़ता, केवल और केवल उसका 7% बोर्ड को देना, और बोर्ड कोई जिम्मेदार नहीं बनता। उसमें बोला कि ये ट्रस्ट है, न्यास है, अर्थात जिसके ऊपर टैक्स फ्री होता है। देखो कितनी बड़ी बात की थी उन्होंने। अच्छा हमारे मंदिरों पे भी कुछ टैक्स फ्री है, ऐसा नहीं कह रहा पूरी तरह टैक्सेबल है, पर उनके जो धर्मशालाएं चल रही है, जो उनका फंड आ रहा है, उनके बहुत सारे मैनेजमेंट वहां पूरा ऐसा नहीं है। देखो एक धर्म की ओर बढ़ता हूँ, वहां मुतवल्ली की नियुक्ति होती है यहाँ पर। अब मैं एक संरक्षक होता है मुतवल्ली, जी समझ में आ गया, वो पूरा संरक्षक देखता है। और यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट इनको, जितने भी रिलीजियस टेम्पल्स होते हैं ना, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। पुजारी अलग होता है पर मैनेजमेंट संस्था स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? मंदिर का पुजारी हो सकता है कोई भी हो, पर उसका संरक्षण करने वाली स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो डिसाइड करेगी कि कौन कौन व्यक्ति इस मंदिर का परिसर का संरक्षण करेंगे। अधीक्षक सुप्रिंटेंडेंट होंगे। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, यहाँ बोर्ड भी डिसाइड नहीं कर रही, वो वाकिफ जो वक्फ कर रहा है वो डिसाइड कर रहा है। वो चाहे तो खुद भी बन सकता है, किसी को भी बना सकता है। तो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंटी नहीं है, पारदर्शिता नहीं है, कहीं ना कुछ दाल में काला है। और ये हमें तो चलो अच्छी बात है, ये वक्फ आ गया है, वक्फ अमेंडमेंट आ गया। देखो इसीलिए कहते हैं विकास कब होता है, डेवलपमेंट कब होता है, तो बहुत सारे आदमी बोलते हैं शांति में, पर एक इतिहासकार ने बोला है, बहुत बड़े इतिहासकार हैं, नाम याद नहीं है, उन्होंने बोला है कि हमेशा क्रांति में विकास होता है, युद्ध से ही विकास होता है, शांति से विकास कभी नहीं होता। क्योंकि युद्ध के बाद में आप बहुत पुरानी चीजें चलती आ रही है,
और कंटिन्यू वही चीजें चलती आएगी तो उसमें हो जाता है पानी बहुत दिनों तक रहता है, सड़ जाता है। चीज समझ में आ गया? उसमें परिवर्तन लाना होता है। परिवर्तन एकाएक बातों से नहीं होता है, परिवर्तन आता है क्रांति से, चाहे रूसो क्रांति हो चाहे किसी भी की क्रांति हो, 1857 की क्रांति हो चाहे कौन सी भी क्रांति हो, क्रांति से ही परिवर्तन आता है बेटा। तो इसने बोला यही चल रहा है यहाँ पे कि अब यहाँ पर क्या सरकार एक क्रांतिकारी कदम उठाना चाह रही है। और मैं आपको अफसोस की एक बात बताना चाहूंगा कि अब यहाँ पर सरकार बैकफुट है। देखो ये होता है यहाँ पर बैकफुट आने का अर्थात यहाँ पर अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो देखी थी, वहां पर 25 रिकमेंडेशन जो उसने भेजी थी उसमें से काफी रिकमेंडेशन को वापस ले लिया और इसके बारे में कोई चर्चा नहीं कर रहा है। अब ये मामला क्या है, पहलगांव इंडिया पाकिस्तान वॉर पे शिफ्ट हो गया और उसको हमने में क्या है सरकार झुक गई है वहां पर, क्योंकि वो नहीं चाहती है कि मुस्लिम विरोध करे। और मैंने क्या कहा था 1913 में प्रिवी काउंसिल ने जजमेंट गलत दे दिया था, वो एकदम एक हो गए थे। 1985-84 में राजीव गांधी की सरकार ने बोल दिया भरण पोषण एक दायित्व है जो मुस्लिम व्यक्ति को देना होगा, जैसे मुस्लिम वो हिंदू व्यक्ति देता है, आफ्टर डिवोर्स भी देना पड़ेगा। उसने बोला नहीं गलत हो गया, मेयर की राशि हम नहीं देंगे, डिवोर्स तक ही दे सकते हैं, उसके बाद में हम क्या है उसकी जो रजिस्ट्रेट राशि होगी वही देंगे, उसके बाद हमारी कोई मेंस की कोई लायबिलिटी नहीं बनती। इसीलिए उसको राजीव गांधी सरकार को भी वापस लेना पड़ा और पूरी सरकार गिर गई थी राजीव गांधी की सरकार। तो कहने का मतलब आपको ये लगता है ना कि मुस्लिम कुछ नहीं कर सकते, बेटा उनमें यूनिटी बहुत है। वो जब मस्जिद में जाते हैं ना चुनाव देते वक्त मस्जिद में जाते हैं वो और कसम खाते हैं, कलमा पढ़ते हैं कि हम एक ही को वोट देंगे। समझ में आ गया? पर अभी भी क्या है कुछ मुस्लिम भाई है जो एजुकेटेड हो चुके हैं, उनको सही गलत का असर पता चल गया है कि वाकई में ऐसे अगर धर्मांध तरीके से हम चलते जाएंगे तो कुछ इमामों और कुछ है ना जो रसूख दो ओवासी जैसे आदमियों को फायदा होगा, हर मुस्लिम वर्ग तक फायदा नहीं होगा। अगर फायदा पहुंचाना होता तो वक्त की इतनी जमीन थी, कब का हम डेवलपमेंट हो जाता हमारा, पर वो डेवलपमेंट नहीं होता। हाँ एक चीज और बताना भूल गया कि अब इस जो रिकमेंडेशन में एक और बात डाली थी, वकुल औलाद में जो मुस्लिम महिलाओं को कोई उन पे वंशजों को कोई राइट नहीं होता था मुस्लिम महिलाओं का, अब इसमें रिकमेंडेशन में ये भी लिखा है कि महिलाओं को भी समान अधिकार मिले। जब हमने 2006 में अमेंडमेंट करके सारी प्रॉपर्टी में महिलाओं को हिस्सेदारी दिए कि नहीं दिए, तो ऐसे ही अगर ये कोई वक्फ कर देते हैं तो उसमें भी महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन समान रूप से होगा जैसे मेल का होता है। इस रिकमेंडेशन में जाता तो अच्छी बात है, पर बैकलॉग में गई है, काफी रिकमेंडेशन वापस ले ली गई है। अब इस मामले में क्या होगा क्या नहीं होगा, 25 अप्रैल को एक बहुत बड़ी एक पूरे ऑल इंडिया मुस्लिम बोर्ड की एक बैठक होने वाली थी। अब उसका मेरे को भी नहीं पता क्या हुआ, अगर आपको पता है तो बताएं मुझे, अदरवाइज इस मामले में काफी कुछ चीजें बैकआउट हुई। अब ये चीजें देखो उठना चाहिए था, अब क्या हो गया है, अब इसको किस परिप्रेक्ष्य में ले गए। कुछ लोग कहते हैं कि मुद्दों से भटकाने के लिए, अपनी कमी को दूर रखने के लिए सरकार ने इस तरह का प्रोपेगेंडा रखा है कि ये मुस्लिम हिंदू हो रहा है, यहाँ पर अभी शांत हो जाओ क्योंकि भारत में ही गृह युद्ध छिड़ जाएगा, भारत में मुस्लिम वो हो जाएंगे, तो इनको शांत रखो। अभी हम मुसलमान जो वाकई में हमारा आतंकवादी देश है उस पर शिफ्ट करते हैं ये मामला, तो उन्होंने इस चीज को थोड़ा ढील कर दिया है क्योंकि वो नहीं चाहते कि अभी हमारी सरकार गिर जाए और हम क्या है वंचित हो जाए राष्ट्र को चलाने से या अच्छे नीति कार्य करने से, तो इसीलिए उन्होंने होल्ड आउट कर दिया। अब दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान की तरफ मुद्दा ज्यादा बढ़ गया है, तो हो सकता है कि ये चीजें अब थोड़े दिनों बाद खत्म भी हो जाए। अमेंडमेंट में कुछ भी हो सकता है बेटा, मैं ये नहीं कह सकता क्या होगा, पर हाँ ये सोचने की चाहिए कि यार वक्त की इतनी जमीन का यूटिलाइजेशन अच्छी तरह, मैनेजमेंट अच्छी तरह नहीं करा तो करना चाहिए। और इसी सरकार को नहीं, जो भी आने वाली सरकार है उनको ये चीज देखनी चाहिए। अब आपको पढ़ने से ही पता चल गया, मेरे को तो बड़ा देखो क्या होता है लैक ऑफ नॉलेज, मेरे को भी जानकारी नहीं थी। लैक ऑफ नॉलेज से क्या होता है कि बेटा बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। आप कांग्रेस पार्टी के होंगे, आप लेफ्ट विंग के होंगे या आप किसी भी दूसरे दल के होंगे, आपकी पार्टी के लोगों ने जब संसद में ये बिल आया था तो आपने विरोध किया, तो आपने भी बोला होगा कि यार ये तो गलत कर रहे हैं, उनकी रिलीजियस मैटर में क्यों इंटरफेयर कर रहे हैं। आपका तो रिलीजियस मैटर में सारा इंटरफेयर है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है समान अधिकार, जब आपके साथ आर्टिकल 14 लागू हो रहा है तो दूसरों के साथ क्यों नहीं होना चाहिए, तो इसमें तो वो मैटर आपको उठना ही नहीं चाहिए। तो इस मामले में इस चीज में मैं अब देखो एक होता है इंटेंशन टू डूइंग एक्ट,
अब भले ही बीजेपी का सरकार का इंटेंशन एक तरह से हिंदुत्व हो सकता है, पर इसका कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ 70% इंटेंशन उसको क्या है, मुस्लिमों की पावर को खत्म करना है, पर 30% इंटेंशन फिर भी सही मानता हूँ, क्योंकि ऑन द स्पॉट वो मुस्लिमों की पावर को कम करना चाहते हैं और हिंदुत्व को बढ़ाना चाहते हैं। समझ में आ गया? देखो जो भी मुस्लिम हिंदू की जो नीति होगी ना, आप देखो अभी थोड़ा थोड़ा देखते भी जाना। किसी को मालूम है सिंदूर नाम क्यों रखा है इस प्रोजेक्ट का, या इस वॉर का, या ऑपरेशन का सिंदूर नाम क्यों रखा है? तो बताएगा मेरे को कोई? बताए आपका ऑब्जर्वेशन अगर मैं चाहूंगा तो सिंदूर नाम क्यों रखा है? आयुषी आप बताओगे कमेंट करके, या वर्षी जी आप बताएंगे? जो वहाँ पे पहलगांव में हमला हुआ था, तो वो जो व्यक्ति मारे गए थे ना, तो कह सकते हैं कि उनकी वाइफ की मांग उनके का सिंदूर वो को उजाड़ा खत्म हो गया था, उजाड़ दिया था। ऐसा क्या? ये आपने पॉजिटिव वे में देख लिया। सिंदूर का रंग है केसरी, और केसरी रंग है बीजेपी का झंडा, हिंदुत्व का झंडा। एक तरह से यही देख सकते हो। देखो यही राजनीति होती है बेटा, एक आपको भावनाओं में भी लेना और अपना माध्यम भी साधना। यही बात समझ में आ रही है? ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इससे पहले नहीं उजड़ी क्या मांगे, इससे पहले कुछ नहीं हुआ क्या? अभी सिंदूर याद आ रहा है, पर हाँ उन्होंने सोचा कि यार सिंदूर ही क्यों रखा है, और भी तो बहुत सारे नाम हो सकते थे। मान तो और से पहले भी उजड़ी है, बहुत सारे अटैक पहले भी हुए, क्या उसको तो नाम याद है? तो उन्होंने जानबूझ के क्या है, क्योंकि आप देखेंगे तो हिंदुत्व का झंडा का रंग केसरिया और सिंदूरी रंग है, तो से देखना तो पताका फहराना चाहते हैं हिंदुत्व का। सर नाम मोदी जी तो बारे में मोदी जी ने नाम दिया था सर इसको। क्या? ये जो सिंदूर नाम रखा है ना, ये मोदी जी ने दिया था, ऐसा सुन नहीं पाया। हाँ तो ऑब्वियसली है, देंगे कई बात, तो अकेले में थोड़ी दिया होगा, पूरी कमेटी बैठी है। जब वो विदेश से आए थे सबसे पहले बात ही यही रखी थी मीटिंग में। तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, पर देखा जाए तो ये भी इससे वार्षिकता से आप हाथ बंद नहीं कर सकते। झंडे का रंग और बांग का रंग एक ही है। अब वो आप अपनी बांग के रूप में देखोगे तो आप सही हो, अगर वो अपने राजनीतिक स्वार्थ को देखते हुए अपने हिंदुत्व के झंडे को आगे बढ़ाना चाहते हो। इसका पता नहीं क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मेरे अंदर भी नहीं था ये सेंस ऑफ ह्यूमर। मैंने बताया था एक आईएएस है जो मैंने कहता ना थोड़े सावने रंग के हैं, और वो इंटरव्यू भी लेते हैं और कई अच्छी उनकी वो भी आती वीडियो, तो आपके शॉर्ट वीडियो भी डालते हैं। तो उन्होंने बोला था ये लड़ाई होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, लड़ाई जेन्युइन है, पर धर्म का नाम लेके बताया था कि धर्म का नाम लेके इस तरह से लड़ाई नहीं कर सकते। ये जो प्रोपेगेंडा फैलाई गौर करिए, ठीक है, पर इसमें क्या मतभेद ज्यादा होंगे, ये समझ में आ गया? और धर्म का किसी का आस्था का प्रतीक वो इन सब का लेके लड़ाई करोगे तो आपके अंदर हीन भावना आ जाएगी। आज मैंने एक वीडियो और देखा था, वहां मुस्लिम हिंदू भाई बोला था जय महाराष्ट्र और जय जय महादेव ऐसे नारे लगा रहे थे। अरे एक बटालियन ऐसी भी है जहाँ पे मुस्लिम वर्ग भी होगा, वो भी लड़ रहा होगा आपकी आर्मी में। कुछ आदमी हिडनली आपको मुस्लिम लोग सपोर्ट कर रहे होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे हिंदू ही लड़ रहे हैं, कई ऐसी वॉर में मुस्लिम भाई भी हमारा साथ देते हैं। अभी जैसे कुरैशी आई है आपके सामने, वुमेन आई है, शक कर सकते हैं 1% भी इसके ऊपर। जो स्पोक पर्सन आई थी अभी, कुछ नाम याद नहीं है, कुरैशी है उसका पहले, 2 वुमेन थी, एक उससे थी एयरफोर्स से और दूसरी थी, दोनों को रिप्रेजेंट किया। देखो यहाँ पर भी रिप्रेजेंट करके वो महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ा रहे हैं, और देखो कैसी चाल चली है उन्होंने कि मुस्लिमों का समर्थन चाहते हैं, इसलिए मुस्लिम महिला को एक बार क्या उन्होंने हाईलाइटेड कर दिया। इतनी बड़ी राजनीति खेलते हैं बेटा, तो मैं कहता हूँ जहाँ से हमारी सोच स्टार्ट होती है ना, उनकी सोच स्टार्ट होती है, हमारी खत्म हो जाती है। तो देखो ऐसा दाव खेलते हैं ये लोग, तो ठीक है। तो आप एक तरफ से तो पूरी तरह से हिंदुत्व की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ से तुरंत ही एक औरत को, महिला को खड़ा कर देते हो कि आप स्पोर्ट पर्सन है मैडम। ये समझ में आ गया? और आप बताइए। और उस महिला का एक वीडियो भी देखा था, उसमें ये बोली थी मेरी दादी की दादी महारानी लक्ष्मीबाई की सेना में थी। तो हो सकता है। तो कहने का मतलब आप जब ऐसे हिंदुत्व का विचार कर रहे हैं ना, जो वाकई में आपको मुस्लिम भाई समर्थन कर रहा है, उसको दिल में हार जाती है, नहीं? तो ठीक है, वो देश प्रेम सबसे पहले आ जाता है तो धर्म भी पीछे हट जाता है, तो इसीलिए वो साथ दे रहे हैं। अदरवाइज हिंदू धर्म की और इसमें वॉर नहीं होनी चाहिए, मेरा सोच ये। बल्कि हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ उत्क्रांति से होता है तो ये जवाब देना चाहिए, पर इस जवाब का इंटेंशन गलत नहीं होना चाहिए, इसका इंटेंशन सीधा होना चाहिए जवाब देना, अपनी बात का बदला लेना, पर अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए।
कि देखो तो जरा कहीं कोई सीमाओं पर हलचल तो नहीं, लगता है चुनाव आने वाले, वो वाली बात हुआ यार। आप केवल युद्ध में, ये सबसे नीति पता है किसकी, ये हिटलर की थी। हिटलर फट से ऐसे आदमियों को वो करता था और उन्होंने पूरे विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध में ढोक दिया था। प्रथम विश्व युद्ध को नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध में पूरा हिटलर का काम था, वो यही काम करता था। राष्ट्रवाद के नाम पर उसने पूरे विश्व को जला दिया था। अब शायद हम ये हिंदुत्व हो गए, हम चाहते हैं बदला लेना, हम चाहते हैं, पर इतिहास को भी थोड़ा पढ़ लेना चाहिए कि इससे कभी भी सार्थक परिणाम नहीं निकलते हैं। युद्ध में उसके 10 आदमी मरेंगे तो आपके भी मरेंगे। और ऐसा नहीं है पाकिस्तान कोई छोटा मोटा देश हो, उसके पास में भी सोर्सेज है। अब मीडिया तो ये दिखा रही है कि हम जीत रहे हैं। बेटा युद्ध किसी को नहीं देखता, न लड़की को देखता है, लड़के को देखता है, न आदमी देखता है, न जात देखता है, न धर्म देखता है। युद्ध तो केवल और केवल मौत देखता है कि किसकी लड़ते हैं। चलो चलते हैं। तो ये थोड़ा सा ब्रीफ था, अब काफी समय भी हो गया ब्रीफ को समझाते आगे चलते हैं अब, ठीक है। आइए, तो मैंने आपको समझाया वक़ुल औलाद, ठीक है। तो लिखिए थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा लिख लीजिए। वक्फ का वर्गीकरण 2 भागों में किया जाता है, या वक्फ किया जा सकता है। थोड़ा सा हम जल्दी चलते। 2 भागों में किया जा सकता है। पहला लिखिए सार्वजनिक वक्फ, ठीक है। इसी के आगे एरो बना के मैं शॉर्ट में लिखा देता हूँ, पूरा टेक्स्ट आगे तक नहीं लिखाऊंगा। सार्वजनिक अर्थात धार्मिक, पवित्र या खैराती प्रयोजन के, धार्मिक, पवित्र और खैराती पर्पस के लिए प्रयोजन होते, उसे क्या कहते हैं, सार्वजनिक वक्फ कहते हैं, अर्थात खुदा को समर्पित, ठीक है। दूसरा वक्फ लिखिए निजी वक्फ या असार्वजनिक वक्फ। निजी वक्फ भी कह सकते हो, असार्वजनिक वक्फ भी कह सकते हो। ब्रैकेट में लिख लीजिए, इसे कहते हैं वक्फुल औलाद। वक्फुल औलाद क्या है? वक्फुल औलाद इसका उद्देश्य निजी खानदान और वंशजों के लिए, इसका उद्देश्य अपने निजी खानदान और वंशजों के उपयोग के लिए होता है। इसका पर्पस क्या है? अपने खानदान को और अपने वंशजों को लाभ प्रदान करने के लिए जो वक्फ किया जाता है उसे वक्फुल औलाद, निजी वक्फ कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों काफी हो गया। आइए, मैं पहले भी बता चुका हूं, इसमें ये मैंने बताया था कि 1913 के अधिनियम से पहले खुदा को जो वक्फ किया जाता है वहां पर उसको ज्यादा पावर दे रखी थी, पर सार्वजनिक जो वक्फ था, असार्वजनिक या निजी वक्फ था, वहां पर किया तो जा सकता है, पर सीमाओं के अधीन रहते हुए। ये समझ आ गया। पर 1913 के अधिनियम के द्वारा ये स्पष्ट हो गया है कि अब सार्वजनिक वक्फ के साथ साथ में निजी वक्फ अर्थात वक्फुल औलाद भी कर सकते हैं, अर्थात उनके बच्चों के, वंशजों के भरण पोषण के लिए भी क्या किया जा सकता है, वक्फ मान्य है। समझ में आ गया। अब मैं एक चीज लिखाने वाला था जो मैं अभी नहीं लिखाऊंगा, कि 1900 पहले की स्थिति और 1900 पश्चात की स्थिति। तो आप टॉपिक में अगर 1900 पहले की स्थिति में केस लिख लीजिए, भले ही उस केस के बाद में 1913 का अधिनियम आया था। केस का नाम लिखिए अब्दुल फता या अब्दुल इशाक वर्सेस संयम चौधरी। संयम चौधरी, इस केस में मैंने पहले ही बता दिया था, इन्होंने अपने वंशजों के लिए किया था तो निजी वक्फ किया था, पर इनको क्या है, हाईकोर्ट और प्रिवी काउंसिल ने अमान्य घोषित कर दिया और उन्होंने डिक्लेरेशन क्या किया कि वक्फ का मुख्य उद्देश्य, प्रथम उद्देश्य खुदा के लिए समर्पित करना होता है। उसका गौण उद्देश्य भले ही क्या हो सकता है, अपने वंशजों के लिए हो सकता है, पर इस वक्त में क्या बोला था, इस वक्त में मुख्य उद्देश्य तो अपने वंशजों के लिए था और बाद में जो बची कुछ जमीन होगी उसको खुदा के लिए किया जाएगा। तो अतः उन्होंने इस वक्त को अमान्य घोषित कर दिया। अब इस बात को अमान्य घोषित करने के पश्चात क्या है, वहां के मुस्लिम वर्ग विरोध में आ गए और उन्होंने इस डिसीजन का विरोध किया। अतः 1913 का जो अधिनियम पारित किया गया और उसमें ये डिक्लेयर कर दिया गया कि अपने वंशजों और अपने क्या है खानदानियों के लिए किया गया वक्फ मान्य है,
वो लागू होता है, अब वो मान्य होगा। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट पूरा? दिखाना मैं अब नहीं चाहूंगा। तो आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, तो हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ एक और बात देखो, मेरे को अब जस्ट याद आ गई। ये रिकमेंडेशन भी किया गया था, मैंने बताया था आपको पक्षकार वक्फ कौन कर सकता है, मैंने बताया था ना आपको। तो वक्फ करने वाला व्यक्ति कोई भी स्वच्छचित्त वयस्क और किसी भी धर्म आयु का इनका हो सकता है। पर इस अमेंडमेंट में ये कह दिया कि अब कोई भी व्यक्ति जो 5 वर्ष तक निरंतर मुस्लिम धर्म में निष्ठा रखेगा वही वक्फ कर सकता है मुस्लिम को, अदरवाइज जो निष्ठा नहीं रखता है। तो अगर किसी को हिंदू को अगर वक्फ करना भी है तो वहां पर उसको 5 वर्ष तक किसका पालन करना होगा? मुस्लिम धर्म का पालन करना होगा, तो वो वक्फ कर सकता है। तो इस अमेंडमेंट में ये बोला कि अब कोई हिंदू क्या नहीं कर सकता? वक्फ नहीं कर सकता। अब रिकमेंडेशन कितनी मान्य होती है कितनी नहीं होती, तो ये भी अच्छा पॉइंट है। पहले बेटा कोई भी व्यक्ति कर सकता था वक्फ, हिंदू भी वक्फ कर सकता था, पर अब इस रिकमेंडेशन अमेंडमेंट के रिकमेंडेशन में बोला है कि अगर हिंदू अगर करेगा तो उसे 5 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए इन मुस्लिम रिलीजन, और देन उसके 5 साल की रिलीजन का आपको सबूत देकर ही आप क्या कर सकते हो? वक्फ कर सकते हो। तो कहने का मतलब है मुस्लिम ही आज की तारीख में अगर ये अमेंडमेंट लागू होता है तो मुस्लिम ही क्या कर सकता है? वक्फ कर सकता है। कोई भी हिंदू अगर वक्फ करेगा तो मान्य नहीं होगा। ये होगा सारी सिस्टम, ये समझ में आ गया? आइए अब टॉपिक डालिए मुतवल्ली। इसको तोलियात भी कहते हैं, मुतवल्ली। इसको तोलियात भी कहते हैं, तोलियात। कौन होता है? तो लिखिए, वक्फ के प्रबंधक या अधीक्षक, वक्फ के प्रबंधक या अधीक्षक को मुतवल्ली कहते हैं। वह संपत्ति का स्वामी, उसे संपत्ति का स्वामित्व प्राप्त नहीं होता। तथा कोई अलाभकारी हित, तथा अलाभकारी हित उत्पन्न नहीं होता। नहीं कर सकता, ये नहीं होता कि नहीं कर सकता। कोई भी अपने सेल्फ के लिए कोई क्या है फायदे के लिए कार्य नहीं कर सकता। उसे जो भी कार्य करना होता है कोई भी व्यक्ति करता है वो 2 पर्पस के लिए वक्फ करता है। मैंने बता दिया आपको, एक तो पवित्र खैराती और उसके उद्देश्य के लिए, खुदा के लिए, और दूसरा अपने वंशजों के लिए। उसका क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी? वो अपने लिए खुद के लिए थोड़ी करेगा, या अगर मुतवल्ली बना दिया तो अपने पर्पस के लिए पहले करे बाद में उनके पर्पस देखे, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ गया? तो खुद कोई अलाभकारी कार्य नहीं करेगा, स्वामित्व तो नहीं है वो उसकी प्रॉपर्टी का, वो केवल और केवल प्रबंधक है, सुपरिटेंडेंट है, मैनेजमेंट देखता है उसका। ये समझ में आ गया? आइए लिखिए, कौन कौन व्यक्ति नियुक्त किया जा सकते हैं? कौन कौन व्यक्तियों को मुतवल्ली नियुक्त किया सकता है? पहला, वाकिफ स्वयं, जो वक्फ कर रहा है ना, इसकी प्रॉपर्टी उसे कहते हैं वाकिफ, वो स्वयं भी मुतवल्ली हो सकता है। दूसरा पॉइंट लिखिए, उसके बच्चे भी मुतवल्ली हो सकते हैं। तीसरा, खास तौर से लिखे, स्त्री भी, क्वेश्चन आता है क्या स्त्री मुतवल्ली हो सकती है? हाँ, पहली बार राइट दे रखा है, स्त्री भी मुतवल्ली हो सकती है। चौथा, नॉन मुस्लिम, गैर मुस्लिम व्यक्ति भी हो सकता है। पांचवा लिखिए, शिया अगर कोई व्यक्ति है जो वक्फ कर रहा है तो सुन्नी मुसलमान भी हो सकता है उसका मुतवल्ली। शिया व्यक्ति अगर वाकिफ है तो सुन्नी व्यक्ति मुतवल्ली हो सकता है। ठीक इसका विपरीत, अगर कोई सुन्नी व्यक्ति वक्फ कर रहा है तो शिया मुसलमान इसका वाकिफ हो सकता है। तो ओवरऑल
कंक्लूजन से ये नजर आता है कि मुतवल्ली कोई भी व्यक्ति हो सकता है, धर्म, जाति, आयु, सॉरी आयु तो होगी, धर्म, जाति, लिंग कोई बाधा उत्पन्न नहीं करती। बस एक बाधा है जो आपको देख लेनी है, जहां सार्वजनिक वक्त अर्थात धार्मिक उद्देश्य के लिए किया गया है, वहां स्त्री की नियुक्ति नहीं की जाए। बस इतना देखिए। मैंने बताया दो प्रकार के वक्त होते हैं, एक होता है सार्वजनिक, तो सार्वजनिक वक्त अर्थात धार्मिक वक्त में यानी की जाएगी मुस्लिम स्त्री की नियुक्ति, या सॉरी स्त्री की नियुक्ति नहीं की जाएगी, चाहे वो स्त्री मुस्लिम हो चाहे गैर मुस्लिम, किसी भी स्त्री की नियुक्ति नहीं की जाएगी। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या अवयस्क व्यक्ति मुतवल्ली हो सकता है? क्वेश्चन ये आता है कि अवयस्क व्यक्ति मुतवल्ली हो सकता है? तो उसने बोला था सामान्यतः अवयस्क व्यक्ति मुतवल्ली नहीं होता, परंतु अगर वंश से वंश कंटिन्यू चलने वाली मुतवल्ली, उन्होंने पहले ही बोल दी इसके बाद मेरा बच्चा, इसके बाद मेरा बच्चा, और अगर वो अवयस्क है तो वो मुतवल्ली बन सकता है। अगर वंशावली वंश पद्धति के आधार पर अगर चलना चाहते हैं, मुतवल्ली की नियुक्ति ऐसे कर दी, इसके बेटे इसके बेटे इसके बेटे बनते जाएंगे, तो वहां पर अगर वो बेटा अवयस्क है, ठीक है, तो वंशानुगत अगर पोस्ट है तो वहां अवयस्क भी मुतवल्ली बन सकता है, अन्यथा नहीं। जहां वंशानुगत मुतवल्ली का पद है तो वहां अवयस्क भी मुतवल्ली हो सकता है, अन्यथा नहीं। आइए बात समझिए, एक क्वेश्चन बनाइए, कौन नियुक्त कर सकता है? देखो बन कौन सकता है, ये व्यक्ति बन सकते हैं, नियुक्त कौन कर सकता है? क्वेश्चन बनाइए, ये नियुक्ति कौन कर सकता है? तो इसके तीन कॉन्सेप्ट है। इसके कॉन्सेप्ट क्या है? तीन व्यक्ति बोलते हैं। पहला अनु हनीफा क्या कहता है कि अगर बिना मुतवल्ली किए अगर वक्फ कर दिया तो मान्य नहीं। अनु हनीफा क्या कहते हैं कि अगर बिना मुतवल्ली किए वक्फ कर दिया, पहले आपको नियुक्त करना होगा मुतवल्ली, यानी वक्फ के साथ साथ में आपको मुतवल्ली की भी नियुक्ति करनी होगी। अगर आपने नहीं किए, वक्फ कर दिए, मुतवल्ली की नियुक्ति नहीं की, तो वो मान्य नहीं है, अर्थात वो विफल हो जाएगा वक्फ। दूसरा है अबू यूनुस, पहले भी लिखा है मैंने इसका नाम, अबू यूनुस। वो ये कहता है कि वक्फ मान्य है क्योंकि प्रथमतः वाकिफ भी मुतवल्ली हो सकता है। सबसे पहले वक्फ मान्य है, ये मान्य कर रहा है, नियुक्ति करने की कोई जरूरत नहीं मुतवल्ली की, क्योंकि जो वाकिफ होता है, जो वक्फ कर रहा होता है, वह स्वयं भी अपने आप को मुतवल्ली मान सकता है और वो खुद मुतवल्ली होता है उस समय तक के लिए। ये अबू यूसुफ ने कहा है। और शिया विधि के अनुसार ये कहता है कि वक्त होने के बाद में मुतवल्ली की नियुक्ति आवश्यक है। अब एरो बना के नीचे नीचे निम्न लोग मुतवल्ली नियुक्त कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कौन कर सकता है, कौन कौन नियुक्ति कर सकते हैं। तो पहला लिखिए संस्थापक, पहला लिखिए संस्थापक, जो वक्त की संस्थापना करता है, स्थापना करता है। संस्थापक कॉमा बनाइए, यदि वो ना हो तो, कॉमा बनाइए, यदि वो ना हो तो। दूसरे पॉइंट में लिखिए संपत्ति नहीं, संस्थापक का वसीयती निष्पादक,
तो वसीयत वो तो स्थापना करके चले गया, वो नहीं है तो उसका जो वसीयती निष्पादक होगा, जो एग्जीक्यूट करने वाला होगा, वो नियुक्त कर सकता है किसी को। तो पहला तो आपने समझ गया, जो वक्त कर रहा है वही डिसाइड करेगा कि कौन होगा। समझ में आ गया? वो नहीं है तो उसने एग्जीक्यूट कर दी है विल, तो विल का जो निष्पादन कर रहा है वो डिसाइड करेगा कि मुतवल्ली कौन होगा। तीसरा कह रहा है मृत्यु शैया पर, अपनी मृत्यु शैया पर, जो मृत्यु शैया पे ना वो कर सकता है। ये चीजें मैं बता चुका हूं आपको पहले ही, कैसे किया जाता है वह। तो जीवित रहते हुए वो खुद ही कर देता, अगर वो मर जाता है तो उसका वसीयती, जो भी वसीयत करी है उसने वो। और तीसरे समय मृत्यु शैया पर कोई व्यक्ति है, वो भी वक्त कर सकता है, और वही मुतवल्ली भी नियुक्त कर सकता है। और चौथा लिखिए, अगर वो भी ना हो तो न्यायालय, वो भी ना हो तो कौन करेगा, और वही सीधा जाएगा कहां पर, वक्फ बोर्ड में जाएगा। ये न्यायालय का आकार बेटा याद रखना, वक्फ बोर्ड में जेएम फर्स्ट बैठता है। हाँ, एक और अमेंडमेंट देख लो इसमें देखो कितनी बड़ी बात है, धीरे धीरे पता चल रही है। जो वक्फ बोर्ड होगी उसके अंदर जो हियरिंग करेगा, जो सुनवाई करेगा, वो जीएम फर्स्ट होता है। जीएम फर्स्ट की पावर है, सिविल न्यायाधीश की पावर है उसको। पर रिकमेंडेशन में ये बोला इसको पावर डीजे को देनी चाहिए, इसको देनी चाहिए डीजे को। उसमें ये बोला है कि अब ये वक्फ कमेटी जो बनती है, जब वक्फ बोर्ड बन रहा है या ट्रिब्यूनल बन रहा है, उसमें प्रधान जो होगा वो कौन होगा, डीजे। बाकी अपने मेंबर रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये भी एक ट्रांसपेरेंटी की बात कर रहा है कि मेंबर भी इनके सारा चीज इनकी, तो ये निर्णय तो अपने पक्ष में देंगे। तो वहां पर ये रिकमेंडेशन करिए कि ये अपनी तरफ से उसको अधिकार तो दे दिया। मैं आपको बताऊंगा, काजी अधिनियम है अपने, आज क्या मेरे किला इसलिए बताना भूल गया। काजी को भी जो पारिवारिक मामलों का और इन सब का निर्णय करता है, ये समझ में आ गया, तो उसे पावर मिली हुई है जेएम फर्स्ट की। तो मुस्लिम विधि में अगर कोई काजी मिल जाए नमाज पढ़ाते हुए या फिर कोई निकाह पढ़ाते हुए, तो उसे सलाम करना कि आप भी हमारी कैटेगरी के हो, बस पास पेपर नहीं दिया है आपने। और नियुक्ति की जाती है काजी की, समझ में, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। पुराने जमाने में सरपंच की नियुक्ति होती थी तो सब लोग क्या करते थे, उसी का निर्णय मानते थे। आपको पता है हमारा पंचायत का सिस्टम आपको पता ही है, वो निर्णय देते थे कि नहीं देते। आजकल तो खा पड़े तो बड़ा खतरनाक निर्णय देती है, तो वो भी जज ही है। और जब आप जज की परिभाषा पढ़ेंगे तो वहां पर भी लिखा हुआ है, किसी अधिनियम में अगर कोई पावर दे रखी है तो यहाँ पर इसको पावर दे रखी है काजी को, ये फर्स्ट की, तो न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट ही है। और यहाँ पर रिकमेंडेशन ये रखी थी कि वो अब एक बेंच बैठे, उसमें बीच प्रधान मजिस्ट्रेट होगा या प्रधान न्यायाधीश होगा, बाकी अपने मेंबर्स रख लो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ भी ये कह रहा है कि नियुक्ति कौन करेगा, अब आज तक तो केवल काजी करेगा, फिर तो समझ में आ गया, न्यायालय से अर्थात काजी। इसलिए काजी एक्ट है, पढ़ लेना थोड़ा बहुत अगर समझ में आए। और लास्ट में लिखिए कुछ परिस्थितियों में जल समूह, कुछ परिस्थितियों में जल समूह, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया कि कौन नियुक्ति कर रहा है, किसकी नियुक्ति की जा सकती है, कौन नियुक्त कर सकता है, ये व्यक्ति कर सकते हैं। अब एक टॉपिक डालिए, 2 टॉपिक और रह गए, मुतवल्ली की शक्तियां और कर्तव्य। मुतवल्ली की शक्तियां और सभी कार्य कर सकता है जो उस प्रॉपर्टी के लिए आवश्यक हो। देखो ये कितनी बड़ी बात है। भी मुतवल्ली जो कि प्रबंधक है, सुपरिटेंडेंट है, अधीक्षक है, तो सारे काम कर सकता है जो उसकी प्रोटेक्शन के लिए, जो संपत्ति वक्त की गई है उसकी प्रोटेक्शन के लिए वो सारी काम कर सकता है। समझ में आ गया, सभी कार्य कर सकता है जो उन परिस्थितियों में जो उस संपत्ति की रक्षा के लिए आवश्यक हो। लिख लो बेटा, शॉर्ट हैंड राइटिंग। हाँ, एक और बात बोलो, छोटी सी बात है, मेरी रिकमेंडेशन मान लो यार, ठीक है, कोई इशू नहीं है। जब भी आपका बच्चा या जानकार कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा हायर एजुकेशन लेना चाहता है या अपडेट होना चाहता है या फिर ना बहुत एडवांस होना चाहता है, तो उसे शॉर्ट हैंड राइटिंग भी सिखाइए एक बार। उसका एक कोर्स कराइए, 6-7 महीने का हो रहा है, तो बेटा अलग से कोचिंग करने चले जाए। ये जरूरी नहीं है कि आपको एग्जाम ही देना है उसके लिए,
एग्जाम होता है आपके एलडीसी में एग्जाम होता है, तो जो पत्रिकारिता में भी इसका क्या यूज होता है, शॉर्ट हैंड राइटिंग का, बोलते बोलते लिखते जाए। पर जब आप लोग ये कब फायदा होगा आपको, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे को ये एनालाइज हुआ है कि आप नोट्स बनाते हैं और कई बार आदमी क्या नोट्स बनाता है तो ऊब जाता है, ऊब जाता है, ऊब जाते हो आप लोग, अरे यार इतने लंबे लंबे नोट्स बनाने पड़ेंगे, और आंसर राइटिंग भी लिखनी है तो बहुत लंबी लंबी लिखनी होती है। हो सकता है 2 पेज का 3 पेज का लिखना हो, निबंध लिखना हो तो कितना बड़ा लिखना है, पर आपकी शॉर्ट हैंड राइटिंग है तो आप लिख लिख के शॉर्ट हैंड राइटिंग से उसी की प्रैक्टिस कर लो, और जब मेन्स आए तो आप अपनी हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, और शॉर्ट हैंड राइटिंग कितनी मददगार होगी आपके नोट्स बनाने में। आप दूसरी बड़ी बात, दूसरा शॉर्ट हैंड राइटिंग वाला ही पढ़ सकता हूँ, कोई नहीं पढ़ सकता, तो टॉप सीक्रेट भी बनी रहेगी, क्या लिखा है ये तो थोड़ा सा क्या है, एक कहावत है कि सब आदमी मेहनत कर रहे हैं, तुम्हारे मेहनत में क्या अंतर है, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ना कुछ टूल रखने पड़ेंगे, कुछ ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके अंदर कैपेबिलिटी योग्यताएं होनी चाहिए, तभी एडवांस होगा। मैं क्या जयपुर में था ना, तो मैं लाइब्रेरी में जाता था, राधा कृष्ण लाइब्रेरी, अगर तो जयपुर गया हो तो आप, सरकारी लाइब्रेरी है तो अपने यूनिवर्सिटी के जस्ट पास में। छोटा सा बात बताऊँ आपको, मैं कह रहा हूँ कि आप जयपुर में आयुषी रहती है, उसे मालूम है क्या कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है। आयुषी बिल्कुल भी क्या है, मैंने उस दिन बुलाया उसको तो वो ऐसे ही उठ के आ गई, आयुषी बुरा मत मानना, बहुत अच्छा लगा मुझे और आनंद सर को। ये बंदी ने क्या है कि अगर किसी से मिलने जाता हूँ तो मैं बोल देता हूँ बेटा मैं आधे घंटे बाद आ रहा हूँ, तो ऑब्वियसली अगर वो सो रहा होगा तो वो थोड़ा सा तैयार होगा, बाल संवारेगा, पानी डालेगा, मुंह धोएगा। आयुषी आई और उठ के आ गई ऐसे ही, लोअर स्लीपर उसमें। तो बेटा हम टीचर्स को मैटर ये नहीं करता कि आप कितने खूबसूरत दिखते हो कितने नहीं दिखते, हमें मैटर करता है कि आप अपने कार्य के प्रति कितने समर्पित हो। तो मैं और आनंद सर यही बात कर रहे थे कि सर ये इस लड़की को अगर किस्मत, हमारे सर भी कहते हैं कि कुछ भाग होता है किस्मत का, यानी 100 में से 10%, बाकी सब मेहनत ही है, तो किस्मत से चुक जाए आयुषी तो वो बात अलग है, अदरवाइज से रोकने वाला कोई नहीं, जो अपने आप को पहचान जाता है, अपनी पावर को अच्छी तरह पहचान जाता है, उसको रोकना। तो मैं कह रहा था गीता उसमें राधा किशन में लाइन लगती थी, कुछ ही क्या है वहां सीटों का रिजर्वेशन होता था जो सेकंड फ्लोर पर था, और 100-200 सीटों का रिजर्वेशन होता था, परंतु वह 500 की कैपेसिटी थी सिटिंग की जो नीचे फ्लोर पे थी। आप ये विश्वास नहीं करोगे, नॉर्मल डेज में वो 7 बजे खुलता है, लाइनें लगती है 5 बजे से, और स्टूडेंट 3 बजे से खाना बना बोलोगे अपने साथ लेके आता है 3 बजे से, और फिर वो लाइन में लगता है, और हम जब पहुंचते थे 6 बजे 1 घंटा पहले भी, तो भी हमारा कम से कम सीट मिल जाए तो गनीमत है, एक कम से कम नहीं तो 100 मीटर तक की लाइन होती थी। लाइब्रेरी की मारामारी देख ले तो यार, वाकई में कुछ लोग वहां जाते, लाइब्रेरी में जाते और उनको दूसरों को देख देख के पढ़ने, क्योंकि एक एटमॉस्फेयर होता है, संगति होती है, दूसरों को देखेंगे पढ़ते हुए, आप मस्ती कर रहे हो, मोबाइल देख रहे हैं, एक पल तो लगेगा अरे बंद कर लो, पढ़ाई कर लेते हैं, दूसरे से कर रहे हैं, तो वहां वो संगति में क्या थोड़ा सा निकल सकता है। कुछ आपको अंदर या फिर आग लगनी चाहिए, कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तो आग आप जला लो, आपको कैपेबिलिटी क्या, योग्यता क्या पैदा करोगे आप, नहीं तो कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्या चीज होगी। हाँ, अगर पकड़ लो अपने आप को, तो कहते हैं ना कि आपने ये नहीं देखा अब तक कि मेरी स्ट्रेंथ क्या है। सबसे बड़ी बात बोलूं, मैं कई बार एनालाइज करता हूँ तो मुझे तो लगता है कि हाँ ये चीज सही है, मेरी स्ट्रेंथ में नहीं मामला है, ठीक है, पर आपको अपनी स्ट्रेंथ ही पकड़नी चाहिए, किस भाग में मैं तेज हूँ, किस भाग में मैं कमजोर हूँ, उनको क्या है अपनी कमियों को लिखना चाहिए और अपनी स्ट्रेंथ पर काम करना चाहिए और बेटर बनानी चाहिए। क्या आपको पता होगा कि आपकी शक्ति क्या है, पर हम इस तरह इंटरनली इतना जाते ही नहीं है, इतना माइंड में प्रेशर नहीं डालते हैं ना, बाहर में जाने की। जिसने अपने आप को पहचान लेता होता है, आदमी को अपना ज्ञान कहलाता है वो शक्तिमान। तो जिसको अपना ज्ञान हो गया, बेटा सबको भगवान ने सेम पावर देके भेजी है बचपन में सभी को, पर जिस आदमी ने उस पावर को पहचान लिया वो जल्दी डेवलप हो जाता है, जल्दी मैनेज करने लग जाता है, और जिसको अपनी ज्ञान ही नहीं है वो अज्ञान के राह में और वो भटक जाता है। चलिए आइए, तो ये क्या है कि अपनी शक्ति के लिए पूरी पावर वो यूज कर सकता है, ठीक है, परंतु अपनी इच्छा अनुसार वक्त का प्रबंध नहीं कर सकता, अपनी इच्छा अनुसार वक्त का प्रबंधन नहीं कर सकता, उसे दिशा निर्देशों के अनुसार उसका प्रबंध करना होता है।
देखो कार्य सभी कर सकता है उसकी सुरक्षा के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए। तो प्रोटेक्ट करने के लिए सारे काम कर सकता है। कोई आदमी उस पर क्या है सिविल सूट कर रहा है तो उसका डिफेंस कर सकता है एज ए प्रतिवादी के रूप में, या कोई उसके अतिक्रमण कर रहा है तो सूट फाइल भी कर सकता है। ऐसे तो प्रोटेक्शन के लिए कार्य करे, पर अपनी इच्छा अनुसार कुछ काम करे ऐसा नहीं है। उसे दिशा निर्देश जब किए दिया गया था, वक्त जब किया गया था उसे डायरेक्शन दे रखा था कि आप ऐसा काम करेंगे, तो उस दिशा निर्देश अनुसार काम करना होता है, अपनी इच्छा से नहीं, क्योंकि वो स्वामित्व नहीं होता। मेरी बात समझ में आ गया? आइए, किसी को भी प्रॉपर्टी अंतरित या भारित नहीं कर सकते। आप सोचो कि ये ट्रांसफर कर दूं, ऐसा नहीं कर सकते। या चार्ज पे दे देता हूँ, किसी को बाहर पे रख देता हूँ, उसके ऊपर बाहर डाल देता हूँ, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, परंतु अभिकर्ता रख सकता है अपने जितने भी अपने काम के सहयोगी एजेंट होते हैं ना काम को बांटने के लिए, तो एजेंट को नियुक्ति कर सकता है वो, ये तो है। ठीक है, परंतु उसको अपनी क्या है जिन उद्देश्यों के लिए वक्त किया उन्हीं मर्यादाओं में, उन्हीं निर्देशों के अधीन ही उसे क्या करना होता है, कोई भी कार्य करना होता है। अगर स्टार बना के लिखे अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना है उसे, तो मैंने क्या कहा था अपनी इच्छा से तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो उसे क्या है किनसे राय लेनी होगी, उसे लेनी होगी वक्फनामे के प्रावधान के अनुसार। जो प्राधिकृत वक्फनामे में ये भी लिखा होता है कि कौन प्राधिकृत होगा, क्या इनके वंशज, जो उसके वंशज होंगे वो है तो सही है, वो नहीं है तो उसके वंशज, जो भी वक्फनामे में जो प्रावधान दे रखा है और जो प्राधिकृत व्यक्ति है उसकी राय लेनी पड़ेगी कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने के लिए। दूसरा लिखिए न्यायालय की अनुमति से, ये न्यायालय वही है वक्फ न्यायालय, वक्फ ट्रिब्यूनल। तीसरा लिखिए तात्कालीन आवश्यकताओं के कारण यदि वो विवश हो, यानी परिस्थितियां ऐसी आगे को उसे करना ही पड़ेगा तो कर सकता है, बाद में एक्सप्लेन कर देगा जो। तो तात्कालीन आवश्यकताओं के कारण विवश हो तो वो क्या है कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य कर सकता है, क्योंकि सर मुझे उस वक्त ये चीज सबसे बेटर लगी तो मैंने कर ली। आपने देखा है ना एजेंट भी कुछ अलग से काम कर लेता है तो आप उसको क्या कर देते हो अनुसमर्थन, पर वैध कार्यों का अनुसमर्थन कर सकते हैं। ऐसे ही मुतवल्ली अगर कोई अच्छा काम करेगा जो उस वक्त परिस्थितियों पर लगती है तो वहां पर उसका क्या किया जा सकता है, बाद में अनुसमर्थन कर सकते हैं। ठीक है, तूने जो भी किया बढ़िया है, पर उसको ठीक है अपनी इच्छा से कुछ नहीं करेगा। आइए तब उसे हटा दिया जाएगा। टॉपिक डालिए मुतवल्ली की पदच्युति हटाना। देखो अब ये देखो एक बात है, एक बार आपने मुतवल्ली की नियुक्त कर दी तो जो वाकिफ है, वाकिफ मतलब जो वक्फ करने वाला है, हम अपनी इच्छा से हटाना चाहेगा तो नहीं हटा सकता। ये सबसे बड़ी खासियत मेरे को अच्छी लगी इसकी कि आपने उसे नियुक्त कर दिया मुतवल्ली और आप ही का मन कर रहा हटा दो, तो ऐसे नहीं हटाया जा सकता जब तक वो ऐसा कोई कार्य ना करे जिसको आधार बनाकर उसको आप हटा सकते हो। ये समझ में आ गया? तो वाकिफ अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता उसे, ठीक है। और अगर अभिव्यक्त रूप से अगर वक्फनामे में अगर कुछ ऐसी बात लिख दी हो तो ही हटा सकता है, अदरवाइज नहीं हटा सकता। कहने का मतलब अपनी इच्छा से उसे नहीं हटा सकता जिसने नियुक्ति करी है। वक्फनामे के प्रावधानों के अंतर्गत ही वो हटाया जाएगा, या वक्फ बोर्ड में जो नियम कानून बना रखे उनके आधार पर हटाया जाएगा। तो एक दो उदाहरण लिख लो कि कब कब हटाया जा सकता है उसको। पहला, स्वयं को स्वामित्व अर्थात स्वयं को मालिक समझे और वक्त से इनकार करे, ऐसा हो जाता है हटाजत के अंदर। तो खुद ही अपने आप को ओनर समझने लग जाता है और वक्त संपत्ति बोले नहीं कोई वक्त नहीं की गई थी। ये समझ में आ गया? दूसरा पॉइंट लिखिए, पर्याप्त धन होने के पश्चात भी संपत्ति या परिसर की मरम्मत ना करें। इनकम जनरेट हो रही है,
पर आप उसका मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, अच्छी तरह से उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे या मरम्मत नहीं कर पा रहे, तो भैया संपत्ति तो हमेशा के लिए बनाए रखना है ना, चिरकाल तक। तो मरम्मत नहीं कराओगे तो वो तो ध्वस्त हो जाएगी, खराब हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, तो उसको क्या करना होगा उसका। तीसरा लिखिए, दिवालिया हो जाने पर, मतलब दिवालिया हो जाता है तो भी उसे हटाया जा सकता है। चौथा लिखिए, वह संपत्ति को हानि पहुंचाने व उसका कुप्रबंध करने पर। अब केवल कुप्रबंध करने पर केवल हटा रहे, सुधार नहीं कर रहे। दूसरा भी आएगा, वो भी यही काम करने लग जाएगा, सुधार नहीं कर रही मुस्लिम लीग, एक को हटा के दूसरे को लेके आ रहे, वो भी राक्षस ही, वो भी ऐसे काम करेगा। फ्री में पैसा कौन छोड़ता है, ये धन ऐसी चीज है। खुदा का डर, भगवान का डर गरीबों के लिए होता है, क्या होता है। अमीर लोग हर दिन अपना करते हैं, हर कोई गलत काम करते हैं, समझे। चलिए, वक्फनामे के विरुद्ध संपत्ति का वयन करना। वक्फनामे में जो संपत्ति का निर्देश दे रखा है कि ऐसे करना है, उसके विरुद्ध उसका वयन करना अर्थात व्यय करना। धार्मिक उद्देश्यों के लिए किए गए वक्फ, धार्मिक कृत्य व उद्देश्यों के करने में विफल होना। जिस धार्मिक उद्देश्य के लिए वक्फ किया था उसको करने में विफल होना। संपत्ति की आय को निजी कार्यों में खर्च करना। संपत्ति की आय को निजी कार्यों में खर्च करना। और लास्ट वाला लिख लीजिए अब, जहां वो शारीरिक और मानसिक रूप से असमर्थ हो गया हो। तो क्वेश्चन बन जाता है कि कब कब उसकी क्या पावर है, कैसे नियुक्ति की जाती है। तो बुतबंदी से रिलेटेड अच्छा तो मैं आपको काफी पॉइंट दिखा दिए। एक क्वेश्चन ये भी बनता है बेटा, वकुल औलाद, मैंने सारा बता दिया, इसको 2 पैरा में डिवाइड कर देना। 1900 पहले एक केस ही बता दिया, फिर प्रिवी काउंसिल का डिसीजन हुआ था, विरोध हुआ, उसके बाद में सेक्शन 3 ऑफ 1913 के एक्ट में साफ बता दिया है कि वहां पर अगर कोई अपने वंशजों या खानदानियों के लिए अगर वो वर्क किया तो मान्य होगा। और उसी सेक्शन में लिख दिया कि अगर खानदानी खत्म हो गए तो वहां पर उसका पक्का उद्देश्य खैराती और पवित्र कार्यों के लिए किया जाएगा। बस इतना, साइप्रस का सिद्धांत। ठीक है, थैंक यू। आपने वक्त पढ़ा, थोड़ा सा और देख लेना वक्त के बारे में, ऐसे नहीं जागरूक बने, सजग बने, थोड़ी सी नॉलेज दे। और आप एडवोकेट्स को तो नॉलेज का क्या है, जहां भी मैंने ले लेने चाहिए आपको, केवल एडवोकेट्स के लिए कह रहा हूँ, मजिस्ट्रेटों के लिए नहीं कह रहा हूँ, उनको तो कानूनी ज्ञान है। तो एडवोकेट्स को बेटा इतना एक्टिव रहना पड़ता है। मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, इसलिए क्या कहावत सुनी होगी आपने कि कोई भी एडवोकेट अपने आप को पूर्ण नहीं मानता, पता है ना। ज्ञान कभी भी पूर्ण हो ही नहीं सकता। ये क्या है, संसार है, कौन सा है, अपार संसार, अपार समुद्र है, इसका कोई छोर नहीं है, ज्ञान का कोई छोर नहीं। तो जितना हो सके आप चाहे बटोरने का प्रयास करें, ठीक है, सीमित अर्थों में ना रहे, किताबी कीड़े ना बने, थोड़ा सा उसे ब्रॉड नॉलेज से भी देखें, समझने का प्रयास करें कि सोसाइटी में काम किया जा रहा है कि क्यों किया जा रहा है, क्योंकि भगवान ने बुद्धि दी है, थोड़ा सा तो चलाओ उसे। काम तुरंत चलता है, चोरी कर लो, कोई अपराध देख लो, रात भर नींद नहीं आई, बचाव के 100 तरीके देखने लग जाओगे। हमारा माइंड तो एक्टिव रहता है, उनसे काम नहीं लेते आप। ठीक है बेटा, थैंक यू।